जय मसीह की एवरीवन। मैं हूं आर्ची। आज हम करने जा रहे हैं बीए सेमेस्टर 1 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है थ्योरी ऑफ डिमांड। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बुक के मतलब इस आपके सब्जेक्ट के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं सबकी वीडियोस मैं आपको इस चैनल पर डे बाय डे जो है प्रोवाइड करती रहूंगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि सारी वीडियोस के साथ आप कंटिन्यूली बने रहें तो आपको क्या करना है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप कंटिन्यूली सारे चैप्टर्स के साथ जो है आप जो है कंटिन्यूटी आपकी बने रहे और आपका रिवीजन और जो सारा लर्निंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड को। तो थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम रॉन्गली एक साथ समझ लेते हैं तो वो लेकिन एक से नहीं है, तो उसके ऊपर हम ध्यान दे दें। जैसे कि ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, इसे मैं पेन भी बोल सकती हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, और एज वेल एज इसे मैं स्केच भी बोल सकती हूँ, और इसे मैं मार्कर भी बोल सकती हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इसे बोल सकती हूँ। ठीक है, लेकिन क्या पेन, स्केच और मार्कर का मीनिंग एक होता है? नहीं, तो पेन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो पेन मेरे पास ये है। ठीक है, स्केच वो जो पतला वाला रहता है उसे बोलती हूँ, और ये मार्कर अलग चीज है। तो तीनों का मतलब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, है ना। तो बुकिश लैंग्वेज में लेकिन उनका मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। तो उसी तरह से बुकिश लैंग्वेज में मीनिंग जो है कुछ वर्ड्स का डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में हम सेम लेकर चलते हैं। तो वो वर्ड्स कौन से हैं? डिजायर, वांट और डिमांड। ठीक है, तो डिजायर, वांट और डिमांड, सबसे पहले देखो डिजायर के बारे में आपको बताती हूँ। डिजायर होता है कि अगर एक एरोप्लेन है, मैं चाहती हूँ उसे खरीदना है, लेकिन ना तो मेरे पास जेब में पैसे हैं और ना तो मैं उस पैसे को खर्च कर सकती हूँ। अगर पैसे है ही नहीं मेरी जेब में तो मैं खर्च भी क्या करूंगी। ठीक है, लेकिन इच्छा है सिर्फ, तो वो क्या है? डिजायर। ठीक है, तो इस टेबल के द्वारा आप पढ़िए। ठीक है, तो डिजायर क्या है? विलिंग टू परचेज, मतलब इच्छा है मेरे पास खरीदने के लिए, यस है। एबल टू परचेज, क्या मेरे पास पैसा है? ठीक है, मनी है मेरे पास? नहीं है। ठीक है, अगर मनी है ही नहीं तो क्या मैं खर्चने के लिए तैयार होंगी? नहीं, मनी ही नहीं है तो खर्चने के लिए क्या तैयार होंगी? तो वो क्या बनी मेरी? डिजायर। वांट में क्या रहता है कि सपोज मैं स्कूल जा रही हूँ रोज, तो सामने एक आइसक्रीम वाले अंकल खड़े हैं। ठीक है, वो रोज आइसक्रीम सेल कर रहे हैं और मेरे पास पैसे भी हैं। ठीक है, पैसे भी है, मैं आइसक्रीम खाना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं पैसे नहीं खर्च करना चाहती। मैं चाह रही हूँ कि मुझे वो पैसे सेव करने हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो मेरी क्या बन जाएगी? वांट। आइसक्रीम खाना मेरी क्या बन जाएगी? वांट। जैसे कि विलिंग टू परचेज होगा, मतलब मैं खरीदना चाहती हूँ। एबल टू परचेज भी हूँ, इस कंडीशन में मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन मनी जो है, मतलब जो पैसे मेरी जेब में है उसे मैं खर्च नहीं करना चाहती, उसे मैं बचाना चाहती हूँ। तो ऑब्वियसली वो चीज मेरे पास नहीं आएगी, लेकिन इच्छा भी है, पैसे भी है, पर मैं खर्च नहीं करना चाहती हूँ, तो दैट इज वांट। ठीक है, तो इस टेबल के हेल्प से आप पढ़ो तो वेरी इजी लगेगा आपको ये चीज। ठीक है, और डिमांड में क्या रहता है कि विलिंग टू परचेज, मैं खरीदना भी चाहती हूँ। ठीक है, किसी चीज को। एबल टू परचेज, मेरे पास पैसे भी हैं उस चीज को खरीदने के लिए, यस है, और मैं उस पैसे को स्पेंड भी करना चाहती हूँ उस चीज को खरीदने के लिए, तो दैट इज डिमांड। ठीक है, तो होप आपको डिजायर, वांट और डिमांड तीनों के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं डिमांड की डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, तो डिमांड होता क्या है? जब हम किसी भी चीज को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारी जेब में पैसे भी हैं उस चीज को खरीदने के लिए। ठीक है, उसका प्राइस जो भी हो वो यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं हम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जब हम किसी भी चीज की कितनी क्वांटिटी को खरीदने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और हम खरीदने के लिए काबिल भी हैं, तो उसे हम कहते हैं डिमांड। ठीक है, उसका प्राइस कोई भी हो वो यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डिमांड इज अ क्वांटिटी। ठीक है, डिमांड वो क्वांटिटी है किसी कमोडिटी की। कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स। ठीक है, तो मतलब किसी भी गुड्स की, किसी भी चीज की वो क्वांटिटी, क्वांटिटी हो गया हमारे पास मात्रा, मतलब किसी भी गुड्स की वो मात्रा जिसे एक कंज्यूमर, ठीक है, खरीदने के लिए तैयार है, विच अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग, मतलब इच्छा भी रख रहे हैं, ठीक है, खरीदना भी चाहता है, एंड एबल भी है, ठीक है, और खरीदने के लिए एबल भी है, ठीक है, टू परचेज, ठीक है, एबल भी है मतलब सक्षम भी है, ठीक है, काबिल भी है उसे खरीदने के लिए, उसका प्राइस कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? डिमांड। ठीक है, और इस चीज को हम सिर्फ एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरी जेब में पैसे हैं, ठीक है, 10 रुपए मेरे पास है, ओके, और मुझे एक मैगी खरीदने की इच्छा हो रही है, ओके,
और मैं उस पैसे को स्पेंड भी कर रही हूँ, तो दैट इज वो क्या होगा, डिमांड। और सपोज मैं 2 मैगी के पैकेट खरीदने के लिए कर रही हूँ, मेरे पास 20 रुपए है, मैं जो है 20 रुपए उसके ऊपर खर्चने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है, इसी टेबल से, ठीक है। मैं मैगी के 2 पैकेट खरीदना चाह रही हूँ, ठीक है, मेरे पास 20 रुपए हैं और मैं 20 रुपए खर्च भी करना चाहती हूँ, तो वो क्या होगी, मेरी मैगी की डिमांड। और अगर उस शॉपकीपर से जाकर पूछेंगे या फिर मैं उसे बोलूंगी कि मेरी मैगी की डिमांड कितनी है, 2 पैकेट्स की, ठीक है, तो उसे हम डिमांड कहते हैं। तो होप आपको डिमांड अच्छे से समझ लग गया होगा, ठीक है, कि डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस, ठीक है, एट ईच पॉसिबल प्राइस, ठीक है, प्राइस उसका कुछ भी हो, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अभी मेरी मैगी की डिमांड इतनी है, 2 की, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा मेरी मैगी की डिमांड 2 ही रहेगी। कभी हो सकता है मुझे कम भूख लगी हो मैं 1 लूं, कभी मुझे ज्यादा भूख लगी हो मैं 3 4 5, ठीक है, अगर मैं फ्रेंड्स के साथ खा रही हूँ तो मैं 10 भी ले सकती हूँ। तो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें बाकी चीजों को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। सपोज मैं जा रही हूँ मार्केट में, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट में क्या चीज बात कर रहे हैं, कि सपोज मैं मार्केट में गई, ठीक है, मेरे को मालूम हुआ कि जो मैगी है ना, इसका फ्यूचर में जो प्राइस है वो कम होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, आज के दिन में मैं जितनी मैगी खा सकती हूँ मैं सिर्फ उतनी ही लूंगी। कल क्या करूंगी कि कल दोबारा मार्केट में जाऊंगी, सस्ते रेट पे ज्यादा मैगी खरीदूंगी, ठीक है। तो ये फ्यूचर के रिलेटेड मेरे को कुछ नहीं मालूम कि प्राइस कितना होगा, कैसा होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये चीज मेरे को नहीं मालूम है जब मैं डिमांड की बात कर रही हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कि जैसे कि मैगी का सब्स्टिट्यूट है कोई, जैसे कि यिप्पी है मेरे पास, या फिर मेरे पास नॉर के नूडल्स हैं, ठीक है, या फिर मेरे पास सनफीस्ट के और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो वो जो सारे नूडल्स है ना, उनका जो प्राइस है उसमें कोई भी कम या ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब उसके प्राइस में कोई भी कमी या घटी नहीं आई है। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट में, तो वो अदर थिंग्स क्या है उन्हें हम चैप्टर के फर्दर जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उन्हें पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना मान के चल लो कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब बाकी सारी चीजों को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ मैं उस चीज को खरीदना चाहती हूँ और खरीदना चाहती हूँ, ठीक है। इतना सा मान के चलो डिमांड के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। उसके बाद अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल सी एक लैंग्वेज में डिमांड के बारे में बात कर ली, अब टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड कितनी तरह की रहने वाली है हमारे पास, तो उस चीज के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिमांड जो है वो 3 तरह की है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिमांड जो है ना हमारे पास वो 3 तरह की है, ओके। देखो ये जो पूरा का पूरा सीरीज है ना, ये मैं बुक वाइज ही करवाऊंगी आपको, ठीक है। ये टी आर जान और वी के ओरी की बुक जो नॉर्मली प्रेफर करते हैं टीचर्स, तो उससे उसके नोट्स हैं, उसी को मैं आपको पूरा समझाऊंगी, ठीक है। और इसके अलावा अ, अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ नहीं समझ में लग रही, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट जो है उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड की तरफ, ठीक है। तो डिमांड की टाइप्स कितनी तरह की, ठीक है। तो 3 तरह की डिमांड हमारे पास रहती है। सबसे पहली है प्राइस डिमांड, ठीक है। दूसरे नंबर पे है हमारे पास इनकम डिमांड, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है क्रॉस डिमांड, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस क्रॉस डिमांड में। फटाफट से प्राइस डिमांड को कवर करते हैं, ठीक है। देखो तो प्राइस डिमांड क्या रहता है कि जब सपोज मैं मैगी लेने जा रही हूँ, ठीक है, तो मेरी जेब में भाई अभी इस टाइम पे, नॉर्मली हमने सिर्फ डिमांड की बात करी थी ना, तो अब प्राइस डिमांड की क्या, डिमांड के ऊपर प्राइस का भी इफेक्ट पड़ सकता है, तो बिल्कुल पड़ सकता है। वो कैसे पड़ सकता है, देखो अगर मैं मैगी लेने जा रही हूँ, ठीक है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ओके, और मुझे मालूम हुआ कि जो मैगी है उसका रेट जो है बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, जो मैगी है ना उसका रेट जो है वो 15 रुपीज हो गया, ठीक है। और सपोज कि मेरी जेब में 20 रुपीज है, ठीक है, ऐसा मान के चलता है कि मेरी जेब में 20 रुपीज है। मैं 2 मैगी के पैकेट्स खरीदने जा रही थी, लेकिन वहां जाकर मेरे को पता चला कि जो मैगी का प्राइस है वो 15 रुपीज हो गया है एक पैकेट के लिए। तो अब मैं क्या करूंगी, 20 रुपए है मेरे पास,
15 रुपए का एक पैकेट हो गया, मैं सिर्फ एक पैकेट खरीद के लाऊंगी ना, तो अब उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। और यही मुझे पता चलेगा कि जो मैगी का पैकेट है, अगर मेरे को ये पता चले कि जो मैगी का पैकेट है वो 2 रुपीज का था, अब वो मैगी का पैकेट 7 रुपीज का हो गया, ठीक है, या मान लो 6 रुपीज का हो गया, तो मैं क्या करूंगी, 20 रुपए तो लाई थी मैगी घर के लिए खर्चने के लिए, 3 पैकेट दे दूंगी, ठीक है। तो इस चीज से हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी चीज की डिमांड जो है वो उस चीज पर डिपेंड करती है, मतलब किसी भी अगर किसी भी चीज की डिमांड है ना, तो वो डिपेंड करती है उस चीज के प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो प्राइस डिमांड में हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इसमें हम प्राइस डिमांड में क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, मतलब गुड्स का प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, और उसकी कितनी क्वांटिटी को जो है डिमांड हम कर रहे हैं, उसे हम प्राइस डिमांड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। ये मैगी के केस में देखा हमने अभी, ठीक है। तो ये क्या था, प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड में एक चीज का प्राइस जो है वो भी डिमांड के बढ़ने या कम होने में रोल अपना डालता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के तौर पे हमने देख लिया। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से, मतलब प्राइस के डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जितना मर्जी हो वो, तो उसमें कितनी हम क्वांटिटी को डिमांड करते हैं, तो उसे हम प्राइस डिमांड में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसका जो है प्राइस डिमांड फंक्शन का एक फॉर्मूला रहता है, तो उसे मैं चाहती हूँ आप लिख लो, तो उसे हम प्राइस डिमांड फंक्शन कहते हैं। ये जो एफ एन होता है ना इकोनॉमिक्स में, इसका मतलब फंक्शन होता है, ठीक है। तो प्राइस डिमांड मैंने आपको ये लिख दिया इजी करने के लिए, पीडी। तो प्राइस डिमांड का फंक्शन क्या होता है, इसको हम कहते हैं डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब डिमांड ऑफ एक्स गुड, मतलब कि कोई एक गुड है एक्स, ठीक है, एक्स यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, मतलब कि एक ही गुड की बात कर रहे हैं, एक ही कमोडिटी की बात कर रहे हैं। सपोज ये जो मेरा एक्स है ना, ये मैगी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डिमांड ऑफ मैगी, डी का मतलब है डिमांड ऑफ मैगी। तो डिमांड ऑफ मैगी कितनी रहेगी, ये डिपेंड करता है फंक्शन, किसका फंक्शन, कि उस मैगी का जो है प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ मैगी, ठीक है। कि डिमांड ऑफ मैगी किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ मैगी के ऊपर, ठीक है। वो इसी तरह से कैसे करेंगे, डिमांड ऑफ एक्स गुड्स डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, ठीक है। मतलब उसी चीज का प्राइस कितना है उसके ऊपर उसकी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकम डिमांड, ठीक है। इनकम डिमांड में हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन income and demand of commodity, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर और डिमांड के बीच में रिलेशन, ठीक है। मतलब इनकम यहाँ पे कंज्यूमर की बात कर रहे हैं कि इनकम कितनी है, इनकम ऑफ कंज्यूमर लिख लो, ठीक है। कंज्यूमर की इनकम कितनी है और वो कितनी कमोडिटी की डिमांड कर रहा है, ठीक है। सपोज जैसे कि यहाँ पे इनकम की अगर मैं बात करूँ नॉर्मल, उसमें छोटे उस पैमाने पे बात करूँ अगर, तो देखो इनकम हम नॉर्मली देखें तो सपोज मेरे को 20 रुपए मिल रहे थे रोज पॉकेट मनी के, अब अगर मेरे को 30 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, ये मेरी इनकम बढ़ गई ना। तो अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो पहले मेरी इनकम कितनी थी, 20 रुपए थी, मैं 2 पैकेट खरीद रही थी, ठीक है। अब मेरी इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ने पर मेरी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इनकम बढ़ गई है, अब मैं कितने पैकेट खरीद सकती हूँ, 3 पैकेट। तो इनकम के इंक्रीज होने पर मेरी डिमांड जो है वो यूजुअली इंक्रीज ही होती है। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि प्राइस डिमांड जो था, इसमें प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही थी, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ रही थी। तो ये इनवर्स रिलेशन था दोनों में, ठीक है। इसमें क्या था, इनवर्स रिलेशन था, ठीक है, या कह सकते हैं कि नेगेटिव रिलेशन था, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन या फिर इनवर्स रिलेशन था, दोनों में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रह रहा है, मेरे पास जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है, इनकम को
हम इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं। तो जैसे ही मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरी डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और यही अगर मेरी पॉकेट मनी कम होकर के 10 रुपए आ गई, तो क्या मेरी डिमांड अब 2 या 3 पैकेट की रहेगी? नहीं, वो भी कम होकर 1 पैकेट पे आ जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली अगर इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हम करते हैं, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। लेकिन इनवर्स में क्या है, एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, एक कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है और इसमें पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट को ही पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रिलेशन इसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने इसका फॉर्मूला करा था, इसका मैं दोबारा लिख देती हूँ कि डिमांड ऑफ एक्स गुड्स, यहाँ पे हम ले रहे थे फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, और यहाँ पर इसमें हम मानकर चलते हैं कि डिमांड ऑफ एक्स गुड्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है। तो डिमांड ऑफ एक्स गुड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम, की इनकम कितनी होगी वो चीज डिसाइड करती है कि उस चीज की डिमांड कितनी होगी। जितनी कंज्यूमर की इनकम होगी उतनी उसकी डिमांड होगी, ठीक है। अब कोई लाखों में कमाने वाला इंसान जो है वो नॉर्मल दाल रोटी तो नहीं खाएगा ना रोज, वो क्या करेगा, कभी पनीर भी खाएगा, कभी नॉनवेज भी खाएगा, ठीक है। तो जितनी उसकी कंज्यूमर की जो है इनकम होगी उतनी ही उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा भी होगी, एज वेल एज वो उसकी डिमांड का जो एस्पेक्ट रहेगा वो भी डिफरेंट होगा नॉर्मली अगर किसी की इनकम कम है उसके कंपैरेटिव में, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं क्रॉस डिमांड की बात करूं, तो क्रॉस डिमांड में क्या होगा कि देखो हमेशा एक ही गुड नहीं रहती है मार्केट में, कितने सारे सब्सटीट्यूट्स रहते हैं मेरे पास, ठीक है। जैसे कि सपोज मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, मैगी और हिप्पी की ही ले लेते हैं फिर से, ठीक है। तो देखो मैगी और हिप्पी की मैं एग्जांपल ले रही हूँ, पहले समझा देती हूँ फिर लिखवा दूंगी, ठीक है। तो मैगी और हिप्पी की मैंने एग्जांपल ली। सपोज मैगी जो है ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन इसका रेट 10 रुपये था, और हिप्पी जो है इसका रेट भी 10 रुपये। आज मैं अगर मार्केट जा रही हूँ, ऐसा हुआ मेरे को पता चला कि जो मैगी है ना इसका रेट क्या हुआ है, 15 रुपये हो गया, ठीक है। मैगी का रेट जो है वो 15 रुपये हो गया, ओके। और जो yippee है उसका रेट कितना हो गया, वो 10 का 10 ही है। तो अब मैं क्या करूंगी, है ना, हम कंज्यूमर हैं, हम रैशनल कंज्यूमर है, हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि कोई चीज का भाव अगर बढ़ गया कम हो गया, तो उसके साथ की जो चीज होती है ना जिसे हम उस टाइम पे ले पाते हैं तो हम उसे ले लेते हैं, कहते हैं कि यार इससे भी तो सेम ही काम हो रहा है ऑलमोस्ट, यही ले लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट को हम दबा भी लेते हैं, ठीक है। चाहे मेरे को मैगी पसंद है, लेकिन क्योंकि अब मेरे पास पैसे कम है तो मैं क्या ले लूंगी, yippee से गुजारा कर लूंगी, ठीक है। तो वही चीज है, रैशनल कंज्यूमर की निशानी यही वाली है, ठीक है। तो ये मैंने करा, तो इसमें क्या रह रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर yippee, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं yippee को y से डिनोट कर देती हूँ, डिमांड फॉर y गुड्स ड्यू टू इंक्रीज या डिक्रीज, वैसे तो इंक्रीज ही होगा, ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कौन सा गुड्स, ये वाला, ये एक्स गुड मान लेते हैं, इसको मैगी को एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, ठीक है। कि एक्स गुड्स के प्राइस में चेंज आने से मैं वाई की कितनी डिमांड कर रही हूँ, ठीक है। वाई की डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है कि एक्स की प्राइस में कितना चेंज आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैगी के प्राइस में चेंज आने से मैं yippee की कितनी डिमांड कर रही हूँ, ये क्या है, क्रॉस डिमांड, ठीक है। डिमांड क्या है, क्रॉस हो गई। कैसे क्रॉस हो गई, जा रही थी मैं मैगी लेने के लिए, ठीक है, मैगी लेने के लिए जा रही थी, इधर मेरी मैगी पड़ गया, इधर मेरा yippee पड़, ठीक है। मैगी लेने के लिए जा रही थी लेकिन प्राइस मेरे को दिखा बढ़ रहा है, तो मैं क्या लेने चली गई, yippee। तो ये क्रॉस हो गई, डिमांड क्या हो गई, क्रॉस। लेने में मैगी जा रही थी लेकिन मैं yippee लेके आई, क्यों, प्राइस की वजह से, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर वाई गुड्स, इस गुड की डिमांड कैसे बढ़ी, ठीक है, इस गुड की डिमांड कैसे बढ़ी, इसका रिलेशन इससे कैसे है, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो बढ़ा है, ठीक है। तो इसका जो है रिलेशन
सॉरी, इसका जो फॉर्मूला है वो रहेगा डिमांड फॉर वाई गुड, ठीक है। डिमांड फॉर वाई गुड, यहाँ पे इसकी yippee की डिमांड क्यों हुई, क्योंकि फंक्शन ऑफ किसका, फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ, ठीक है। प्राइस यहाँ पे किसका मैटर कर रहा था, एक्स गुड का, ठीक है। इसके प्राइस में एक्स गुड के मतलब मैगी के प्राइस में इंक्रीज से वाई यानी कि yippee के डिमांड कितनी हुई, वो क्या है यहाँ पे मेरी पर्टिकुलरली क्रॉस डिमांड में वो डिमांड है, ठीक है। तो अब हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। हमने प्राइस डिमांड करा, इनकम डिमांड करा, क्रॉस डिमांड करा, अब हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो मतलब डिमांड के लिए कोई लॉ भी है क्या, कोई कानून भी है, तो यस है। तो वो क्या है उसे हम करेंगे अब, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड करने जा रहे हैं हम, ठीक है। ये हमारा सब टॉपिक रह रहा है आपका, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब रहता है कि इसमें भी अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब डोंट वरी, जल्दी ही हम अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट वाली चीज पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, एलडी लिख रही हूं मैं यहाँ पे। एलडी स्टेट्स दैट, ठीक है, डिमांड ऑफ अ गुड increases when there is decrease in price and demand of a good decreases when there is increase in प्राइस। तो भाई ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है, सीधा सीधा मैंने डेफिनेशन क्यों लिखी, क्योंकि ये वही है जो हमने प्राइस डिमांड में पढ़ा, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड में हम ये मान के चलते हैं, ठीक है, ये एक लॉ है डिमांड का, ठीक है। नॉर्मली कोई भी कंज्यूमर जो है वो यही चीज करता है, ठीक है। डिमांड का ये लॉ है, ठीक है। कैसे लॉ है, देखो हम करते हमेशा यही है, लेकिन अब जब हम बुकिश लैंग्वेज में, जब हम इकोनॉमिक्स में इस चीज को पढ़ते हैं, फिर हमें लगता है यार सच में ये तो हर कोई बंदा यही करता है। क्या किया था मैंने, मैगी का प्राइस बढ़ा था तो डिमांड उसकी कम कर दी, और यही मैगी का प्राइस कम हुआ तो डिमांड उसकी बढ़ा दी। तो वही तो लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। यही तो कानून है डिमांड का, यही तो एक नियम है डिमांड का, ठीक है। जो ये इकोनॉमिस्ट है ना, ये सारे, इन्हें सारे कंज्यूमर का बिहेवियर पहले से ही मालूम है। सपोज ये 200 साल पहले लिखी हुई चीजें आज भी लागू हो रही है, क्योंकि कंज्यूमर तो सेम है ना, वो थोड़ी बदला है, उसका जो तौर तरीका है, उसका जो बिहेवियर है वो नहीं बदला है, ठीक है। थोड़ा सा स्टाइल बदल सकता है, ठीक है, फैशन में चेंज आने से या कुछ क्लाइमेट में चेंज आने से, लेकिन उसकी जो डिमांड का जो पैटर्न है, डिमांड का जो लॉ है वो सेम है, ठीक है। प्राइस बढ़ने पर हम चीज की जो डिमांड है उसे कम कर देते हैं, और प्राइस के कम होने पर चीज की डिमांड जो है उसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज रह रही है। पहली कंडीशन में क्या हुआ कि डिमांड ऑफ अ गुड इंक्रीजेस, ठीक है, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन प्राइस, मतलब प्राइस में डिक्रीज आने से, अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। और इधर में क्या था, डिमांड ऑफ अ गुड डिक्रीजेस, ठीक है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, यही अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही तो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इनवर्स रिलेशन रह रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में। किस किस के बीच में, प्राइस ऑफ अ डिमांड और सॉरी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और डिमांड ऑफ अ कमोडिटी में इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। सारा लिख रही हूँ अच्छे से, ठीक है। इनवर्स कैसे, वही मैंने बताया था आपको, उल्टा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, एक चीज कम हुई दूसरी बढ़ी, एक चीज बढ़ी दूसरी कम हुई। इनवर्स को हम नेगेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव कह सकते हो या फिर इनवर्स कह सकते हो, ठीक है। तो दोनों रिलेशंस, मतलब दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रिलेशन रहता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे डिमांड फंक्शन, ठीक है, कि लॉ ऑफ डिमांड हमने देख लिया। अब एक्चुअल में ये जो पूरा का पूरा लॉ ऑफ डिमांड है ये कैसे वर्क करता है, इसका पूरा का पूरा इस डिमांड का फंक्शन क्या है, अब हम उस चीज को देखेंगे, ठीक है।
तो फटाफट से लिखना स्टार्ट करो। डिमांड फंक्शन करेंगे अब, ठीक है, डिमांड फंक्शन। तो जो फंक्शन है ना, इसे हम इकोनॉमिक्स में FN से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल f और स्मॉल n के साथ, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन में इसका फॉर्मूला क्या रहता है, तो बेसिकली अगर डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में बताऊं, तो इसमें हम फंक्शनल रिलेशन देखते हैं किसके बीच में, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, मतलब कि उसकी कितनी क्वांटिटी को हम डिमांड कर रहे हैं और उसका प्राइस क्या है, ठीक है। तो इट इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस, ठीक है, और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट डिमांड फंक्शन, इसमें यहाँ पे मैं DFM लिख देती हूँ डिमांड फंक्शन के लिए, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट डिमांड फंक्शन स्टेट्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी किसी कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस, ठीक है, कि उसका प्राइस कितना है और उसकी कितनी क्वांटिटी को हम डिमांड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर इन अ पीरियड ऑफ टाइम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रही डिमांड फंक्शन की हमारी डेफिनेशन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट डाउन करना है तो फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं डिमांड फंक्शन के फॉर्मूला के ऊपर। क्या इसका कोई फॉर्मूला भी है, तो जी बिल्कुल है। तो वो फॉर्मूला क्या है, हम फटाफट से उसकी ओर चलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में हम उन चीजों को क्लियर करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ चीजों को डिमांड में या लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो अब उन कौन सी चीजों को हम कांस्टेंट लेकर चलते हैं उसे हम इस फॉर्मूला में फटाफट से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला रहता है dx, यहाँ पे x का मतलब आपको अच्छे से मालूम है कि dx का मतलब है कि डिमांड ऑफ कमोडिटी, ठीक है। x यानी कि यहाँ पे किसी कमोडिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, x मान लिया उस कमोडिटी को, वो कुछ भी हो सकता है, टी हो सकता है, कॉफी हो सकता है, क्लोथ हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, चौक हो सकता है, ठीक है। तो डिमांड ऑफ x का मतलब है कि कमोडिटी, किसी कमोडिटी की बात कर रहे हैं और वो कमोडिटी को क्या माना है, x, ठीक है, डिमांड ऑफ कमोडिटी x। तो डिमांड ऑफ कमोडिटी x किसके बराबर होगी, फंक्शन ऑफ, ठीक है, f से फंक्शन ऑफ, ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट करेंगे, प्राइस ऑफ x गुड, ठीक है, प्राइस ऑफ x गुड, ठीक है, x गुड ये है, इसकी ही डिमांड इसके ही प्राइस पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके अलावा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसको बार में लिखेंगे, ठीक है। बार में लिखने का मतलब है कि ये कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट रह रही हैं। हमने क्या करा था कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वो कौन सी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, वो यही वाली रहने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से मैं बताती हूँ, अभी बस लिख लो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, एज वेल एज टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो इन सब के ऊपर बार क्यों डाल रखी है कि जब भी मेरा लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा, जब भी मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रही हूँ, तो ये जो सारी चीजें हैं ये कांस्टेंट रहने वाली हैं, और उनकी जो है कांस्टेंट रहने की जो दशा है, जो उस चीज को कौन दर्शा रहा है, यहाँ पे हमारा बार, कि ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो क्या क्या है ये देखो, ये तो है फंक्शन, F4 फंक्शन है, फंक्शन, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब ऑफ रहता है, तो फंक्शन ऑफ, P से आपका रहता है प्राइस ऑफ X कमोडिटी, उसी खुद की कमोडिटी का प्राइस, ठीक है। Y है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। PR मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये भी जो है ये कांस्टेंट रहेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि डिमांड उसकी, तब जो कंज्यूमर है उसकी जब डिमांड वो कर रहा है तो उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं है, ना तो जो उस चीज के साथ रिलेटेड जो उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे हमने देखा था
कि मैगी और ये पी, ठीक है, टी एंड कॉफी ये सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, है ना, लिम्का और माजा, अगर मेरे को वो नहीं मिलेगी मैं उसके साथ काम चला लूंगी। तो वो चीजों में, उन चीजों के प्राइसेस में भी कोई भी जो है चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बोलो पीछे पीछे लिख लो, ठीक है, तभी फटाफट से लर्निंग होगी इजीली, ठीक है। और एक है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस। मतलब वही था ना कि मैंने देखा था कि अगर मुझे मालूम चल गया कि मेरी मैगी में कल को जो प्राइस है उसका वो बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगी, आज जाऊंगी मार्केट में सारी की सारी मैगी उठाकर ले आऊंगी। लेकिन अगर मुझे पता चला कि कल को मैगी का प्राइस बहुत कम होने वाला है, तो मैं कल जाऊंगी बाजार में, कल सस्ता हो रहा है, कल ज्यादा लूंगी, ठीक है। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है जब मैं डिमांड कर रही हूँ, जब मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रही हूँ, कि मुझे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी कुछ भी नहीं है कि प्राइस जो है वो कम होगा या फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो तीन चीजें अब तक हमने कर ली, ना तो इनकम में कोई चेंज आ रहा है, ना तो रिलेटेड प्राइस के गुड्स में, ठीक है, सब्स्टिट्यूट जो गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, एज वेल एज जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि जो मेरा प्रोडक्ट मैं खरीदने जा रही हूँ उसका प्राइस जो है वो फ्यूचर में फॉल होगा या राइज होगा, ऐसी भी मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड है हमारे पास टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है, कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी कोई भी चेंज नहीं है। और अब हम अगर बात करें कि लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस क्या है, तो क्या मान के चलते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड जब हम करते हैं तो यही चीजें तो मान के चल रहे हैं, जो हम यहाँ पे हमने ये कॉन्स्टेंट मानी है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को आपको अजम्पशंस में लिख देना है, ठीक है। तो मैं लिखवा देती हूँ, देखो, अगर हम अजम्पशंस की बात करें तो अजम्पशंस में आपका रहने वाला है पूरा का पूरा, इस फॉर्मूला को आप सिर्फ याद कर लोगे ना, तो उसके बाद आपका अजम्पशंस जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है वो बिल्कुल आराम से इसी चीज के अंदर जो है कवर हो जाने वाला है, ठीक है। तो हम फटाफट से अजम्पशंस कवर कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं अजम्पशंस की, तो सबसे पहली अजम्पशन हमारे पास रहने वाली है कि देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। हमने यही माना ना सबसे पहली बात कि उसके इनकम में कोई भी चेंज नहीं है। इनकम बढ़ जाएगी तो फिर वो डिमांड जो है वो हो सकता है किसी और गुड्स की करना स्टार्ट कर दे, हो सकता है ज्यादा या कम करे, कुछ भी रह सकता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, देयर इज नो चेंज, चेंज को हम ऐसे लिखते हैं ट्राइंगल से, इसे डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। तो देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये हमारी थी पहली अजम्पशन, ठीक है। दूसरी अजम्पशन हमारे पास रहती है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है उसमें भी कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। जो भी उसके साथ के रिलेटेड गुड्स हैं उनमें भी, उनके प्राइस में भी कोई चेंज नहीं है। बेसिकली इनमें हम सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूट्स जो है उसके, उनके प्राइस में भी कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की, ठीक है। तो देयर इज नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन regarding fall or rise in price, fall or rise in price of commodity, ठीक है। मतलब उस खुद की जो कमोडिटी है उसके रिलेटेड भी हमें कुछ नहीं एक्सपेक्टेशन है, कोई उम्मीद नहीं है कि फ्यूचर में आने वाले समय में उसका प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। फोर्थ वन हमारे पास रहता है कि देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो कोई भी चेंज नहीं है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी, ठीक है। और एक फिफ्थ पॉइंट इसमें रहता है कि देयर इज नो चेंज इन द वेल्थ, ठीक है। देखो कैसे कि अगर इनकम में चेंज आएगा तो मैं हो सकता है डिमांड को चेंज करूंगी, ठीक है। एक और चीज भी तो हो सकती है कि एकदम से मेरी वेल्थ में चेंज आ गया, सपोज मेरी लॉटरी लग गई, या फिर कोई मेरी बाप दादा की जमीन थी वो मेरे को मिल गई एकदम से, या कुछ भी ऐसा कि जिस वजह से एकदम से मेरी जो संपत्ति है, जो मेरी पूरी की पूरी कैपिटल है उसमें चेंज आ गया, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में भी जो डिमांड है उसमें जो लॉ ऑफ डिमांड है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि
हमने बाकी जो अजम्पशंस पढ़ी हैं उनमें हम सिर्फ इनकम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पैसे की बात कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा आएगा, लेकिन जो वेल्थ बढ़ेगी वो इस इनकम का पार्ट नहीं होगा, है ना। कि वेल्थ मेरी बढ़ी तो वो मेरी संपत्ति एकदम से बढ़ गई, है ना। कोई मेरे पास एकदम से जमीन आ गई बहुत ज्यादा, मैंने उसको बेच दी, मेरे पास पैसे आ गए, तो वो मेरी इनकम का पार्ट तो नहीं है ना। तो मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा। एक और चीज हम मान के चलते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द वेल्थ, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द वेल्थ ऑफ कंज्यूमर। तो फिफ्थ इसकी assumption ये है, देयर इज नो चेंज इन द वेल्थ ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो ये सारी थी assumptions, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, करेंगे डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल कर लेते हैं फटाफट से। होगा आपको डिमांड फंक्शन अच्छे से समझ लग गया होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ नहीं समझ में लग रहा है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरी अपकमिंग आएगी उसमें मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी आपको, ठीक है। और इफ आपको लगता है कि नोट्स चाहिए है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप प्लीज एक बार कमेंट कर दो, मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगी। लेकिन मेरी अगर फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि अगर मैं ऐसे कहीं से पढ़ रही हूँ यूट्यूब से, तो मैं एक ही चीज करती हूँ कि खुद से अपने नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि वो सबसे बेस्ट चीज रहती है। तो मैं भी आपको यही सजेशन दूंगी, ये मेरा प्रायोर सजेशन है आप सबके लिए कि अपने खुद के नोट्स बनाओ, वो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है, ठीक है। तो चलिए डिमांड शेड्यूल पे आते हैं। तो डिमांड शेड्यूल में हम क्या करते हैं, डिमांड शेड्यूल ना एक टेबल रहता है, ठीक है। शेड्यूल बेसिकली एक टेबल रहता है, डिमांड शेड्यूल कोई भी चीज का शेड्यूल होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे शेड्यूल्स पढ़ने वाले हैं, तो शेड्यूल में हम क्या करते हैं, टेबल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें टेबल रहता है डिमांड का टेबल, सिर्फ डिमांड के टेबल को ही हम शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी खुद से देखो, क्या रहेगा, it is a table explaining quantity of a commodity demanded at different prices during a period of time, ठीक है। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। अब डिमांड शेड्यूल जो है ना, ये दो तरह का होता है, ठीक है। तो वो दो कौन कौन से हैं, सबसे पहला रहता है हमारे पास, ठीक है। तो वो दो कौन कौन से हैं, वो आपने डेफिनेशन लिख ली होगी, इसको इरेज कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो डिमांड शेड्यूल जो है ना, ये हमारे पास दो तरह में रहता है, ठीक है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और दूसरा रहता है मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम अब देख लेते हैं। देखो डिमांड शेड्यूल में मैंने बोला कि एक टेबल रहेगा जिसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे किसका, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और उसके क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा समझ लग रहा होगा कि डिमांड शेड्यूल हमारा ऐसा टेबल रहेगा कुछ कुछ तकरीबन, कि इधर वाली साइड में प्राइस लिखा रहेगा, ठीक है, और इधर वाली साइड में कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। तो यही सारा हमारा डिमांड शेड्यूल होगा। लेकिन इसमें भी अब दो तरह की है, एक तो इंडिविजुअल और एक मार्केट, ठीक है। अब इन दोनों को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इंडिविजुअल में हम किसकी बात कर रहे हैं और मार्केट में हम किसकी बात कर रहे हैं। देखो अगर मैं बोलूँ कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो सपोज अगर मैं पूछ रही हूँ कि सिर्फ मेरी अकेली की डिमांड कितनी है, इंडिविजुअल का मतलब ये है ना कि एक इंसान, तो एक इंसान की डिमांड कितनी है, उस चीज को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कौन से टेबल की हेल्प से स्टडी करते हैं, तो वो रहेगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। और अगर पूरे को पूरे मार्केट की क्या डिमांड है, ठीक है, जैसे मैं अगर पूछ रही हूँ कि एक इंडिविजुअल की मैगी के लिए क्या डिमांड है, तो वो होगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और अगर मैं पूछ रही हूँ कि पूरे पूरे जो पूरा का पूरा मार्केट है उसकी मैगी के लिए क्या डिमांड है, तो वो क्या होगी, मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद इसमें आप सेम डिमांड शेड्यूल वाली डेफिनेशन लिखकर ये बता सकते हो कि इंडिविजुअल कितनी डिमांड कर रहा है और इसमें मार्केट कितनी डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के टेबल्स कर लो फटाफट से। क्या रहने वाला है, इंडिविजुअल में क्या होगा, ये मेरा टेबल है, ठीक है,
एग्जाम में आपको टेबल बना करके टेबल को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। 2-3 लाइंस में टेबल बनाया, नीचे लिख दो एक्सप्लेनेशन ऑफ टेबल। उसके बाद क्या लिखना है आपको, दिस टेबल शोज दैट कि इतनी इतनी डिमांड है, इतना इतना ये है, ठीक है। ऐसे करके 2-3 लाइंस लिख दोगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कर दोगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे टेबल और इसकी एक्सप्लेनेशन के आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, और ये चीज आपको जरूर करनी है, ठीक है। तो कभी भी जो टेबल है या फिर इसकी डायग्राम बनेगी तो उनको अकेला नहीं छोड़ के आना, उनको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा 1-2 लाइन में नीचे, तो वो ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। बड़ा कर देते हैं टेबल को थोड़ा सा। पहले सिर्फ इंडिविजुअल पढ़ लेते हैं, मार्केट वाला बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से हम बना सकें अब इसको, ठीक है। देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या रहेगा, ये रहा आपका टेबल, ठीक है। यहाँ पे लिखो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और यहाँ पे लिखो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो सपोज जब मेरा प्राइस, अब लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से अगर मैं चलूं तो क्या रहता है कि जब प्राइस ज्यादा होगा डिमांड कम होगी, और जब प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा होगी। तो उसी हिसाब से चलते हैं। सपोज करो पहले मेरा प्राइस जो है वो था 20 का, ठीक है। तो तब मेरी डिमांड हो रही थी 10 पीसेस की, ठीक है। अब मैं मान के चलती हूँ कि मेरा प्राइस हो गया 15 का, तो अब मेरी डिमांड कितनी हो गई है, सॉरी डिमांड अब बढ़ेगी, है ना। सॉरी सपोज करो कि 20 के प्राइस पे मेरी डिमांड 5 थी, 15 हो गया प्राइस, तो अब मैं डिमांड कर रही हूँ 10 की। और अगर अब मेरा प्राइस कितना हो रहा है, 10 का हो रहा है, तो मैं डिमांड और बढ़ा रही हूँ 15 की, और मेरा प्राइस कम हो रहा है तो और मेरी डिमांड बढ़ेगी। तो अब मैं डिमांड कितनी कर रही हूँ, सपोज 5 का प्राइस हो गया, अब मैं डिमांड कितनी कर रही हूँ 20 की, ठीक है। तो ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसके नीचे आप लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, फिगर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। डिमांड शेड्यूल पूरा लिखना, मैं डीएस लिख रही हूँ आसान करने के लिए, ताकि जगह मेरे पास कम है लेकिन आपके पास पूरी पूरी जगह होगी एग्जाम में, पूरा लिखना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये रहा हमारे पास। अब हम करेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसी के साथ साथ में मैं आपको चाहती हूँ कि यही चीज मैं करवा दूं, क्योंकि जब हम फिर मार्केट शेड्यूल करेंगे तो मार्केट कर्व भी उसी के साथ कर लेंगे, तो टेबल और डायग्राम एक साथ बनाएंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये था। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व या फिर डिमांड, पहले देखो तो डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व रहता है कि इट इज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, ठीक है। डिमांड शेड्यूल को जब हम डायग्रामेटिकली जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं ना बार ग्राफ पे, तो उसे हम कहते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। तो इसी तरह से डिमांड कर्व भी दो तरह के रहते हैं हमारे पास, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बना रखा है, इसी को ही हमने प्लॉट करना है एक ग्राफ में, तो वो हम कर देते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। तो आसान रहेगा ना कि शेड्यूल इधर बना है तो कर्व फटाफट से बना लेते हैं साइड पे, तो इसी चीज को कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम में, इकोनॉमिक्स एग्जाम में पेंसिल स्केल लेकर जाना मत भूलना, ठीक है। तो ये हमारे पास बन रखा है पूरा का पूरा डायग्राम। हमने क्या देखा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम को प्लॉट कर देंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इसमें हम इसी डायग्राम को प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो प्लॉट करते हैं, ये रहा हमारा ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब डिसाइड ये करना है कि हमें किस साइड पे क्वांटिटी रखनी है और किस साइड पे हमारा प्राइस रहेगा, ठीक है। तो प्राइस जो है वो हमेशा ऊपर रहेगा, यहाँ पे लिख दो प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, ठीक है। और इधर में लिख दो आप क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी लिख दो, ठीक है। अभी इजी के लिए पूरा पेपर में लिखना अच्छे से, ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास ये मार्किंग्स है 5, 10, 15, 20 की। तो 5,
10, 15, 20 और इधर में भी 5, 5, 10, 15, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ये रहा 20। ठीक है, तो अब क्या चल रहा था, पूरा पूरा प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। देखो जब प्राइस 20 था, प्राइस सबसे ज्यादा था, तो डिमांड कितनी थी 5। ठीक है, तो प्राइस कहाँ पे, ये 20 है और ये है हमारी डिमांड 5 की, तो इसको मिला दे, यहाँ से प्राइस 20, इधर से डिमांड 5, तो ये रहेगी मेरी प्राइस और डिमांड की बात। ठीक है, जब प्राइस 20 था, डिमांड 5 थी। अब प्राइस 15 हुआ, डिमांड 10 हो गई। प्राइस 15, डिमांड 10। ठीक है, अब प्राइस 10 हुआ, डिमांड 15 हो गई। प्राइस 10, डिमांड 15। ठीक है, प्राइस 10, डिमांड 15। अब प्राइस 5 हुआ तो डिमांड कितनी हो गई 20। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन रहा है, डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये अगर मेरा डिमांड कर्व ऐसे बन रहा है तो इसे मैं क्या बोलूंगी, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक इंसान की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, तो इसे मैं डी से डिनोट करूंगी। ठीक है, और एक चीज आप याद रखना, डिमांड कर्व हमेशा जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। ऐसे सपोज सीढ़ी उतर रहे हैं तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, और नेगेटिव भी से बोल सकते हैं, डाउनवर्ड यानी कि ये हमेशा नेगेटिव रहता है, तो ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है आपका डिमांड कर्व। ठीक है, और उसके बाद चाहे वो मार्केट डिमांड कर्व हो, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमांड कर्व जो बेसिकली अगर नॉर्मली देखूं तो वो हमेशा जो है नेगेटिव स्लोपिंग होता है, वो हमेशा जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सपोज इसमें इंडिविजुअल डिमांड कर्व में मैंने सिर्फ ए पर्सन की बात करी। ठीक है, मेरा नाम ए है तो मैंने सिर्फ अपनी ही बात करी। ठीक है, अब हम चलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व की तरफ। ठीक है, और इन दोनों चीजों को जब भी आप एग्जाम में बनाओगे, फिगर दोनों की फिगर लिखना मत भूलना, और एज वेल एज एक दो लाइन की एक्सप्लेनेशन करना मत भूलना। ठीक है, बस एक दो लाइन लिख दोगे बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की तरफ पहले। ठीक है, मार्केट डिमांड शेड्यूल, अब इसमें क्या करेंगे, देखो बेसिकली पहले हमने किया सिर्फ एक बंदे का। ठीक है, इसमें देखेंगे कि पूरे के पूरे मार्केट में कितनी डिमांड हुई। ठीक है, जैसे कि सपोज मैगी की बात कर रही हूँ, तो मैगी की एक शॉप तो नहीं रहेगी, कितनी सारी शॉप से मेरे पास मैगी मिलेगी, तो एक शॉप पे कितनी डिमांड हुई, दूसरी पे कितनी हुई, तीसरी पे कितनी हुई, तो उन सबका टोटल जब मैं कर दूंगी, सबको प्लस जब मैं कर दूंगी, वो मेरी क्या हो जाएगी, मार्केट डिमांड। ठीक है, तो उसी को अब हम करेंगे कैसे, देखो क्या करेंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, डिमांड ए पर कितनी हुई। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो कि डिमांड ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो ए कंज्यूमर ने कितनी करी, ठीक है, बी कंज्यूमर ने कितनी करी, फिर सी कंज्यूमर ने कितनी करी, और फिर लास्ट में पूरी की पूरी मार्केट की डिमांड कितनी रही। ठीक है, ये पूरी की पूरी मार्केट की डिमांड कितनी रही, और इसके ऊपर लिख दो कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का करके हमारा ये वाला आया। ठीक है, तो अब आराम से कर सकते हैं, इसको करना स्टार्ट करो। देखो क्या हुआ, प्राइस मैंने कितना लिया था, 20, 15, 10 और 5 का, तो सेम ही चीज इधर करते हैं आप। ठीक है, बस कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आराम आराम से, इसीलिए मैं चल रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जरा सा भी। ठीक है, तो ए जो सपोज ए कंज्यूमर जो है वो जब 20 थी ना, तो इतना ज्यादा प्राइस है, वो डिमांड जो है वो कर ही नहीं रहा है, सपोज सपोज कर रहे हैं। ठीक है, या सपोज उसने सिर्फ 1 का डिमांड करा, कितना डिमांड करा, सिर्फ और सिर्फ 1 का। ठीक है, और बी जो कंज्यूमर है उसने डिमांड कितना करा, 2 का डिमांड करा। ठीक है, और जो सी कंज्यूमर है उसने भी 2 का डिमांड करा। ठीक है, तो 20 जब प्राइस था तो मेरी मार्केट की डिमांड कितनी हो गई टोटल, 1 2 इन 3, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये रही हमारी 5। ठीक है, उसके बाद जब 15 प्राइस हुआ तो मेरी डिमांड जो है वो कितनी हो गई, सपोज ए कंज्यूमर है उसने डिमांड थोड़ी बढ़ा दी। ठीक है, 3, डिमांड बढ़ेगी, एक चीज याद रखना कि डिमांड जो है वो हमेशा
बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। ओके, तो 1 3, ठीक है, मतलब सिर्फ इजी वे में समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसी बात कर रहे हैं, हो सकता है ना भी बढ़े, कंज्यूमर है उसकी कुछ भी मर्जी है, लेकिन इजीली अगर आप चाहते हो कि टेबल आपका फटाफट से प्लॉट हो जाए, ठीक है, आप परेशान ना हो, तो ऐसा करना कि डिमांड बढ़ाते रहना, ठीक है। तो बी जो है अब उसकी भी डिमांड बढ़ेगी, सपोज उसने भी 3 कर दी, ठीक है। जो सी कंज्यूमर है सपोज उसने 4 की डिमांड कर दी, ठीक है। तो अब मार्केट की डिमांड क्या हो गई, 1 2 3 इन तीनों प्लस कर दो तो ये हमारी हो गई 10 की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ए कंज्यूमर अब 10 प्राइस पे कितना डिमांड करेगा, ठीक है, तो सपोज इसने डिमांड कर दी हमारी 5 की डिमांड कर दी, ठीक है। और जो बी कंज्यूमर है इसने डिमांड कितनी करी हमारे पास, 5 की ही कर दी इसने, ठीक है। या सपोज करो इसने 6 की कर दी और इसने कितनी करी 4 की, ठीक है। तो अब ये हमारा कितना बन गया 15, तो मार्केट डिमांड कितना बन गया 15, 10 पे 15। अब 5 की बात करूं, अब जब प्राइस जो है वो 5 हो गया है, ठीक है, तो ए कितनी डिमांड करता है, बी कितनी डिमांड करता है और सी कितनी डिमांड करता है, ठीक है। तो सपोज जो ए कंज्यूमर है वो डिमांड कर रहा है हमारे पास 6 की, जो बी कंज्यूमर है वो डिमांड कर रहा है 7 की, और जो सी कंज्यूमर है वो भी डिमांड कर रहा है 7 की। तो 5 जब प्राइस था तो 6 7 7 डिमांड रही, तो हमारी ये हो गई 20 की डिमांड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई मार्केट की डिमांड। अब इस मार्केट डिमांड कर्व को बनाने के लिए, ठीक है, अब इधर मैं आपको मार्केट डिमांड कर्व बना के बताती हूँ। मार्केट डिमांड कर्व, इसको बनाने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों का मैं प्लॉट करके बता दूंगी। वैसे ज्यादा जो है इसकी नीड नहीं है, क्योंकि आप आराम से अब कर सकते हो, मैंने इंडिविजुअल डिमांड का आपको प्लॉट करना बता दिया। आप ए का पहले प्लॉट कर दोगे, ठीक है, कि 20 पे 1 था, 15 पे 3 था, 10 पे 5 था, 5 पे 6 था। फिर बी का कर दोगे, ठीक है, सेम तरीके से सेम मेथड से, फिर सी का कर दोगे और एंड में मार्केट का। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन का जो मार्क्स है, क्वेश्चन का जो वेटेज है वो कम है, तो आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करो, सीधा का सीधा मार्केट डिमांड कर्व को प्लॉट कर दो, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको मार्केट डिमांड कर्व को प्लॉट करके बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आई होप कि ये आप कर लोगे खुद से। तो मार्केट डिमांड कर्व को जब मैं प्लॉट करूंगी तो ये मेरे पास रहता है सेम तरीके से, इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेते हैं, होता नहीं है लेकिन, ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ कि स्केल लेकर जाना, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे इधर में आएगा हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड, इधर में हमारे पास आएगा प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और प्लॉट कर लो पॉइंट्स को, 5 है, 10 है, 15 है और 20 है, ठीक है। और इधर में 5 है, 10 है, 15 है और 20, ठीक है। तो फिर से अब डिमांड क्या रह रही है, सेम टू सेम वैसी ही बनी है ऑलमोस्ट। मैंने इजी करने के लिए ही इन चीजों को लिया है, ताकि जिन चीजों को आप यूज करो ना, अगर इसमें मैं डिमांड लेती हूँ 8 की, 6 की, 4 की, 5 की, तो वो मेरा जो डायग्राम है ना, वो पता कैसे बनेगा, ऐसे, थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता, थोड़ा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे वो बनेगा डाउनवर्ड ही। ये मत समझना कि वो डायग्राम गलत हो गया, क्योंकि कंज्यूमर है वो कैसे भी डिमांड कर सकता है, लेकिन ताकि आपका डायग्राम इजी रहे, आप परेशान ना हो बनाने वक्त, तो कोशिश करना कि आप ऐसे नंबर्स को सम करके ले लो, या फिर ऐसे नंबर्स को लो जिससे कि जो आपका डायग्राम है वो एक राउंड फिगर में इजीली आप अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लो, ठीक है। तो मैं एक बात आपको यहाँ से ये सजेस्ट कर रही हूँ कि ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप सपोज यहाँ पे जो भी नंबर्स ले रहे हो, तो उसका सम जो है, सपोज यहाँ पे 12 बन रहा है, यहाँ पे 18 बन रहा है, तो वो जो डायग्राम है आपकी, हो सकता है इधर बने, इधर बने, ऐसे बने, तो वो ऐसे ऐसे कर्व आपका जा सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गलत नहीं होगा, ठीक है, वो गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डिमांड है, कंज्यूमर है भाई, रोक थोड़ी रखा है कंज्यूमर को हमने कि लॉ ऑफ डिमांड है, नहीं भाई तो 5 की करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बढ़ कम रही है वो लॉ ऑफ डिमांड है, लेकिन कितनी करेगा वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी कि जब 20 थी डिमांड, तो मार्केट में, सॉरी, जब प्राइस 20 था तो डिमांड कितनी हो रही थी 5 की, ये मार्केट डिमांड कर रहे हैं। 15 था तो डिमांड हो रही थी 10 की, 10 था तो डिमांड हो रही थी 15 की, 5 था तो डिमांड हो रही थी 20 की। तो ये हमारा बना मार्केट डिमांड, ठीक है। ये डीडी हमारा क्या बता रहा है, मार्केट डिमांड कर्व। इसको भी एक्सप्लेन करते हुए 2-3 लाइनें लिख देना, ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं
आपका देखो डिमांड शेड्यूल हो गया, दोनों तरह के डिमांड शेड्यूल हो गए, इंडिविजुअल भी और मार्केट भी। डिमांड कर्व हो गया, इंडिविजुअल भी और मार्केट भी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो लाइन है ना डिमांड की, ये डाउनवर्ड ही क्यों आ रही थी, ऐसा क्यों नहीं है कि ये लाइन जो है वो अपवर्ड जा रही है, मतलब ऐसा क्यों नहीं जा रही है, ठीक है, या फिर सीधी क्यों नहीं जा रही है, कुछ लाइक दिस। ठीक है, तो वो चीजों को हम देखते हैं कि ये जो डिमांड कर्व है ये हमेशा डाउनवर्ड क्यों है, ठीक है, इसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड क्यों है, अब हम उस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसके स्लोप के डाउनवर्ड होने के पीछे जो पॉइंट्स हैं उनको फटाफट से मैं आपको लिखवा देती हूँ, उनको लिख लो, मैं डिफाइन कर दूंगी, क्योंकि जो आपने उसमें लिखना है और मैं भी लिखकर बताऊंगी, सेम ही मैं लिखकर बताऊंगी, तो वो आपका क्या होगा कि डेफिनेशन तो रहेगी सेम ही। आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी तो सिर्फ मैं आपको समझा देती हूँ अभी। ठीक है, तो देखो क्या रहता है कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, नीचे को क्यों जा रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड, या क्वेश्चन में आ सकता है कि नेगेटिव स्लोपिंग क्यों है। ठीक है, ऐसा ऐसा सेम लिखा हुआ, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स नेगेटिव। ठीक है, या लिखा हुआ राइट टू लेफ्ट या कुछ भी ऐसे करके, तो मतलब उसका एक ही है, मतलब कि इधर वाली साइड पे इशारा कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स है इन्हीं को लिखवा दो। ठीक है, तो वो क्या होने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट आपका रहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना, इसमें रहता है इस लॉ के अकॉर्डिंग कि जब भी कोई मैं चीज को कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, तो जब भी मैं उस चीज का एक और चीज कंज्यूम करूंगी, मतलब सपोज मैं पानी का ग्लास पी रही हूँ, ठीक है, तो मैंने एक ग्लास पानी पिया तो मुझे ज्यादा प्यास लगी थी तो मुझे अच्छा लगा, दूसरा पीऊंगी तो इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं ना मिलेगी, ठीक है, तीसरा पीऊंगी तो थोड़ी और कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि अब मेरे को जरूरत ही नहीं है, पहले ग्लास पे सबसे ज्यादा प्यास थी। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, पहले यूनिट को जो कंज्यूम करते हैं उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, और एक लेवल के बाद आकर सेटिस्फेक्शन जो है वो जीरो तक आ जाती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैं 10वां 11वां ग्लास पानी का पीऊंगी तो मैं पी ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है ना, तो वो तो मैं वॉमिट कर दूंगी, तो वो तो फायदा नहीं है ना। तो यूटिलिटी इसी को बोल रहे हैं, यूटिलिटी होता क्या है कि किसी चीज की यूजफुलनेस कितनी है ना, कि किसी भी रिसोर्स की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर कितनी है ना, जो मेरी वांट है, जो मेरी जरूरत है उसको संतुष्ट करने की उसमें कितनी शक्ति है, वो यूटिलिटी होता है। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो ये हमारी यूटिलिटी की बात करी मैंने। ओके, उसके बाद अगर मैं बोलूं कि अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अच्छे से क्या है कि जब भी हम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ किसी भी कमोडिटी के कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो भी एक एडिशनल यूनिट रहता है उससे मिलने की, तो मतलब एवरी जो एडिशनल यूनिट रहेगा उससे मिलने वाली जो मेरे को यूटिलिटी होगी ना, वो हमेशा डिमिनिश होती जाएगी, वो हमेशा कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि पहला यूनिट लिया, पहला ग्लास पिया पानी का, तो यूटिलिटी मिली 10 की। ठीक है, दूसरा ग्लास पिया, यूटिलिटी मिली 8 की, तीसरा ग्लास पिया, यूटिलिटी मिली 7 की, चौथा ग्लास पिया, यूटिलिटी मिली 6 की, पांचवा ग्लास पिया, अब तो मेरे में कैपेसिटी नहीं बच रही, यूटिलिटी मिली 4 की, छठा ग्लास पिया, यूटिलिटी मिली 2 की, हो सकता है सातवां ग्लास पियो, यूटिलिटी 0। तो इस लेवल पर आकर क्या मैं अगला यूनिट कंज्यूम कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या है मेरा यूटिलिटी, और इधर मेरा कितना यूनिट्स जो है मैं कंज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम ये पढ़ते हैं कि व्हेन एवर वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, ठीक है, व्हेन एवर वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, तो एडिशनल एवरी यूनिट, सो एडिशनल एवरी यूनिट गिव्स, तो एडिशनल जितना भी यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, सो एवरी सो ऑन कंज्यूमिंग एवरी एडिशनल यूनिट द यूटिलिटी फ्रॉम इट गोज ऑन डिमिनिशिंग। ठीक है, तो जो यूटिलिटी उससे मिल रही है दैट गोज ऑन डिमिनिशिंग। ठीक है, तो लिख लो क्या रहता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन वी कंज्यूम more and more
units of a commodity then every additional commodity या फिर every additional unit sorry दोबारा लिखो when we consume more and more units of a commodity utility सही था ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ऑन कंज्यूमिंग every additional unit the utility from it goes on diminishing ठीक है। उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो होगी ठीक है वो क्या होगी कम होती रहेगी। उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी कम होती रहेगी। वो कभी भी बढ़ेगी नहीं, वो कभी भी सेम नहीं रहेगी। जब भी हम किसी कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे तो हर एक यूनिट लेने पर पिछले वाले से उसकी यूटिलिटी कम फील होगी ठीक है। तो बेसिकली यूटिलिटी को क्या नापने के लिए कोई चीज है तो नहीं। तो यूटिलिटी जो है ना ये यूनिट फ्री नंबर है ठीक है। इसमें कोई भी यूनिट नहीं रहता है। पहला कर लिया हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, इसका कारण है ठीक है। सेकंड अब हम करते हैं तो यूटिलिटी जो होता है ना उसका कोई भी जो है मेजर करने के लिए होता नहीं है, बस एक नॉर्मल एक नंबर दे देते हैं ठीक है। कि अब मेरे को पक्का थोड़ी है कि अगर एक ग्लास पीऊंगी तो कितनी वो होगी, मेरी इच्छा की कोई मैं नंबर थोड़ी दे सकती हूँ, बस एक थोड़ा सा एस्टिमेट दे दिया ठीक है ताकि इस लॉ को समझने के लिए ठीक है। लेकिन यूटिलिटी को नापने के लिए कोई वैसे यूनिट रहता नहीं है, बस हमने एक अजम्पशन सी मानकर चलते हैं ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इस स्लोप के डाउनवर्ड होने का कारण है वो है इनकम इफेक्ट ठीक है। सेकंड इज इनकम इफेक्ट सॉरी। तो अब इनकम इफेक्ट ये नहीं मान के चलना है कि जो इनकम है वो बढ़ेगी या कम होगी, नहीं। इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें क्या रहता है कि सपोज मैं ना मार्केट में गई लेने के लिए मैगी, सपोज मैं 5 मैगी लेने के लिए जा रही हूँ तो मैं कितने पैसे लेकर जाऊंगी 10 का एक मैगी का पैकेट है, सपोज 10 का एक मैगी का पैकेट है, 10 का एक पैकेट है तो मैं 5 लेने के लिए जा रही हूँ तो मैं 50 रुपए जेब में लेकर जा रही हूँ ठीक है। लेकिन जब मैं मार्केट में पहुंचती हूँ ना तो वहां पर जाके मेरे को ये पता चल रहा है कि जो मैगी का पैकेट है ना वो सस्ता होकर अब कितने का हो गया है 5 रुपए का ठीक है। तो अब क्या पता चला कि मैगी का पैकेट जो है ना वो 5 रुपए का हो गया, 5 का पर पैकेट मिलेगा ठीक है। तो अब मैं 50 रुपए में कितनी ले पाऊंगी 10 पैकेट ले पाऊंगी है ना। तो ये जो 50 रुपए थे ना इस 50 रुपए को मैं अगर किसी कॉमोडिटी के उसमें कंपैरिजन में लेकर आऊं तो ये जो 50 रुपए है ना इसकी पावर कितनी है, इसकी जो रियल इनकम कितनी है इस 50 रुपए की वो ये है, इसका रियल जो पावर है वो कितना है 5 पैकेट को खरीदने का ठीक है। पहले की बात करें तो वो कितना था 5 पैकेट को खरीदने का। लेकिन अब जब उसका प्राइस डाउन हो गया है तो अब मैं कितने पैकेट खरीद पाऊंगी 10 पैकेट खरीद पाऊंगी ठीक है। तो प्राइस डाउन होने से अब मैं 10 पैकेट खरीद पाऊंगी। तो अगर तो मैं प्राइस कम होने पर अगर मैं 5 पैकेट ही खरीदने की बात करूं तो प्राइस कम होने पर भी मेरे 5 पैकेट कितने के आएंगे 25 रुपए के। तो मार्केट में तो मैं 50 लेके गई थी, अब मेरे पास 50 में 25 कितने बचे 25 रुपए तो अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं। तो ये जो मेरी रियल इनकम है ना इसको क्या बोलते हैं हम रियल इनकम। तो रियल इनकम में क्या हुआ मेरे इंक्रीज आ गया ठीक है। तो क्या रहता है कि जब भी मेरे रियल इनकम में इंक्रीज हो जाएगा, कैसे, जब मेरे प्राइस में देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी में फॉल आने से गिरावट आने से क्या हुआ रियल इनकम जो है मेरी उसमें जो जितनी चीजें लेने जा रही थी उतनी ले ली, तब भी कितने पैसे बचे हैं ज्यादा बचे हैं, मतलब उतने में जितना आना था वो चीज आ गई है लेकिन अभी भी पैसे ज्यादा बचे हैं। तो रियल इनकम क्या हुआ बढ़ गई ना। तो कमोडिटी के प्राइस में कम होने से कमी होने से गिरावट आने से जो रियल इनकम है ना रियल इनकम है वो बढ़ जाती है। और रियल इनकम के बढ़ने से डिमांड क्या होती है
एक्सटेंड, डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड एक्सटेंशन हो जाती है। ठीक है, यहां तक समझ लग गया। डिमांड कैसे बढ़ी, क्योंकि अब मेरे को मालूम है कि यार 50 रुपए तो मैंने मैगी खरीदने के लिए रखे थे, ऐसा करो भैया अब तुम मुझे 10 पैकेट दे दो, तो इससे क्या हुआ, मेरी डिमांड बढ़ गई। तो प्राइस में कमी आने से रियल इनकम में बढ़ोतरी आ जाती है और जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ गई तो क्या होगा, सपोज अब ये 5 रुपए का पैकेट जो था ना, ये हो गया है 25 रुपीज। ठीक है, सपोज ये 5 रुपए का पैकेट जो ₹5 का था पैकेट, ये अब मेरे पास 25 का हो गया। तो लेकर तो मैं कितने जा रही हूँ, 50 रुपए। तो जब मैंने 50 रुपए का एक पैकेट लिया तो लेकिन मैं 5 पैकेट लेने के लिए जा रही हूँ, तो अब क्या होगा, मैं 2 पैकेट लेकर घर वापस आ गई और मेरे पैसे भी फिनिश हो गए। तो डिमांड क्या हो गई, कम, क्योंकि पहले मैं लेने कितने जा रही थी, 5 पैकेट्स, तो अब मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरी रियल इनकम तो भाई कम पड़ गई, तो मेरी डिमांड क्या हुई, कम हो गई। 5 लेने जा रही थी लेकिन मैं 2 ले आई। पहले क्या हुआ था, रियल इनकम बच रही थी, 5 लेने गई थी लेकिन ज्यादा ले रही थी, डिमांड बढ़ा दी थी। लेकिन अब क्या हुआ कि 5 लेने जा रही हूँ लेकिन देखा कि रियल इनकम में कमी आ रही है तो डिमांड भी कम कर दी। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस में बढ़ावा आने से, कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से रियल इनकम क्या होगी, डाउन, रियल इनकम कम हो जाएगी और डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इससे डिमांड क्या हुई थी, एक्सटेंड, एक्सटेंड होता है फैल जाना, और सिकुड़ना कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वो रुक गई, मतलब कम हो गई। ठीक है, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, ये कमी आ गई। ठीक है, तो होप आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब थर्ड चीज पे चलते हैं, वो है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम करेंगे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये सारे के सारे अभी यही कर रहे हैं कि डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोपिंग क्यों रहता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे है हमारे पास सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इसमें देखो दो तरह की चीजें आती हैं, एक तो सब्सटीट्यूट गुड्स की बात करेंगे, एक बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। ठीक है, देखो दो चीजों की बात करेंगे, एक सब्सटीट्यूट गुड्स की, एक कॉम्प्लीमेंट्री की। तो सब्सटीट्यूट तो वो थे जो उसके साथ के रिलेटेड गुड्स थे, जिनको कंज्यूम करने से भी ऑलमोस्ट वैसी सेटिस्फेक्शन हो जाती ऑलमोस्ट। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हैं, जैसे कि ये मेरा इंक और ये मेरा मार्कर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है ना। अगर मेरे मार्कर का प्राइस जो है वो कम हो गया, ठीक है, ये 10 रुपए का है, ये 2 रुपए का हो गया, तो मैंने मार्कर ज्यादा खरीदे, इस वजह से मुझे इंक भी ज्यादा खरीदनी पड़ेगी, तो इसकी डिमांड में बढ़ावा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है कि ये मार्कर जो है इनका प्राइस जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, सपोज ये 10 रुपए का मार्कर 100 रुपए का हो गया, तो इसे मैं कम खरीदूंगी, तो इसे कम खरीदा तो इसके प्राइस में भी कमी आ जाएगी। तो ये था मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। लेकिन अगर मैं सब्सटीट्यूट गुड्स की बात करूं तो इसमें क्या था कि एक्स गुड के प्राइस में, अगर एक्स गुड के प्राइस में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, सपोज ये एक्स मेरा है मैगी, तो अगर मैगी के प्राइस में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, मैगी के प्राइस में इंक्रीज आ रहा है, तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, yippee की। ठीक है, तो ये क्या है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के उसमें अलग से, तो सब्सटीट्यूट गुड्स के उसमें अलग से। और यही अगर मैगी का प्राइस जो है सॉरी यही अगर मैगी का प्राइस जो है ये कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं मैगी की डिमांड कर लूंगी। लेकिन इसमें हम इतनी सी चीज को पढ़ते हैं कि अगर किसी एक कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज आ जाता है तो उसके साथ का जो सब्सटीट्यूट गुड रहता है उसकी तरफ हम ध्यान देते रहते हैं, उसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है, और जिसका प्राइस बढ़ा रहता है उसकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है वो बुक में लिख रखी है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि चाहिए तो कमेंट कर दो, नोट्स डाल दूंगी। ठीक है, उसमें अच्छे से मैंने बता रखा है, लिख रखा है। मैं अभी नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हमें नहीं करनी है। ठीक है, जल्दी से फिनिश करना है इस चैप्टर को, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो होप आप अच्छे से खुद भी लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब हम करेंगे साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। ठीक है, सपोज चौथा इसका पॉइंट है, डाउनवर्ड रहने का कारण है साइज ऑफ
कंज्यूमर ग्रुप। सपोज जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे वीट खाने वाले लोगों की बात, ठीक है। तो वीट क्या है, जो हम ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो वीट हमारा आटा है ना, तो जो वीट है ना, इसका प्राइस कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जैसे कि बाजरा में से, ठीक है, या और सारे ग्रेन्स रहते हैं उनमें से। तो एक अगर गरीब फैमिली है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है सपोज, ठीक है, एक गाँव है सपोज, उस पूरे के पूरे गाँव के जो लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वीट नहीं खा पा रहे हैं, वो सिर्फ बाजरा को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग हैं, ठीक है, इतने सारे ये पीपल हैं, ठीक है, इतने सारे ये पीपल हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये वीट नहीं खरीद पा रहे, इनके पास पैसे कम है, ये क्या कर रहे हैं, बाजरा खरीद रहे हैं। ये पूरा का पूरा ग्रुप की बात कर रही हूँ, कंज्यूमर का ग्रुप है, ये क्या खरीद रहे हैं, बाजरा, क्योंकि जो वीट है उसका प्राइस क्या है, ज्यादा है, लेकिन बाजरा जो है उसका प्राइस क्या है, कम है। और अगर सपोज ऐसा हो जाता है कि जो वीट है इसके प्राइस में गिरावट आ जाए, इसका प्राइस कम हो जाए, ठीक है, मान लो इसका प्राइस 10 का था और ये जो बाजरा है इसका प्राइस 2 का था, और अगर वीट का प्राइस भी 2 का हो जाए, तो ये लोग क्या करेंगे, अब वीट क्यों नहीं खाएंगे, है ना, अब ये अच्छा ग्रेन क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि वीट जो है ना वो थोड़ा इमल्सिफाइड रहता है, थोड़ा अच्छे से फर्निश्ड रहता है, थोड़ा पॉलिश सा रहता है, लेकिन बाजरा जो है थोड़ा रफ सा ग्रेन है। तो अब ये लोग वीट क्यों नहीं खाएंगे, ठीक है, तो अब ये लोग क्या खाएंगे, वीट खाएंगे। तो अब ये कंज्यूमर ग्रुप किसको कंज्यूम करना शुरू हो गया, वीट को। तो अब क्या होगा, वीट की डिमांड क्या है, बढ़ गई। तो यही चीज है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप में, कि अगर किसी चीज के मतलब अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में कमी आती है, तो हो सकता है कोई कंज्यूमर ग्रुप उसकी डिमांड को एकदम से बढ़ा दे, जो पहले उसके प्रिवेलिंग ज्यादा प्राइस पे उसे खरीद नहीं पा रहा था, ठीक है। और अगर सपोज फिर से ये प्राइस जो है ये 2 से फिर से कितना हो जाता है, 10, तो अगर सपोज ये प्राइस फिर से बढ़ जाता है, तो यही ग्रुप जो है फिर से बाजरा खाने लग जाएगा और डिमांड बाजरा की कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं से डिमांड के डाउनवर्ड स्लोपिंग का ये भी कारण है, ठीक है। लास्ट पॉइंट रहता है कि ऑल्टरनेटिव रिसोर्स ऑल्टरनेटिव यूजेस या फिर डिफरेंट यूजेस, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहता है, अगर आपने देखा होगा कि तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में भी हम यही चीज करते हैं कि जो स्कार्स रिसोर्सेज है उनकी स्टडी करनी है, लेकिन वो जो स्कार्स रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज कमी में है, ठीक है, तो जिन रिसोर्सेज की कमी है उनका यूजेस बहुत ज्यादा है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। जैसे कि जो दूध है उसको मैं कितनी सारी चीजों में यूज कर सकती हूँ, कर्ड है, स्वीट्स है, पनीर है, ठीक है, उसके अलावा खीर बन रही है उसकी, और भी बहुत सारी चीजों में मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, मिल्क शेक्स बन रहे हैं, आइसक्रीम बन रही है, ठीक है, तो मतलब बहुत सारी चीजें। सिमिलरली वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि ब्रेड की बात है, तो ब्रेड से मैं इसे ऐसे भी खा रही हूँ, ठीक है, इसका ब्रेड पीस भी बन रहा है ना, और इसका ब्रेड क्रम्ब भी बन रहा है, और बहुत सारी चीजें। तो मतलब चीज एक है लेकिन उसके यूजेस जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो अगर जो कंज्यूमर है उसको बहुत सारे यूजेस करने हैं, मतलब सपोज एक कंज्यूमर ऐसा है कि अगर मैं मिल्क की बात करूं, तो सपोज जो एक हलवाई रहेगा हमारे पास, वो क्या करेगा, मिल्क को कितनी चीजों के लिए यूज करेगा, कर्ड के लिए भी यूज करेगा, एज अ मिल्क रॉ भी वो सेल करेगा, ठीक है, वो स्वीट्स में भी यूज करेगा, वो खीर भी बनाएगा उसकी, वो पनीर भी बनाएगा उसका, है ना, तो बहुत सारी चीजें करेगा। तो इस कंज्यूमर की, तो मतलब जिस कंज्यूमर ने इतना सारा काम करना है, या फिर जिस जो कमोडिटी है उसके यूजेस जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उस चीज की डिमांड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। आपने सुना होगा कि जो दूध है इसको जो है हमारी काउज हैं या जो बफलोज हैं उनसे जबरदस्ती लिया जाता है, उनको कुछ ऐसा फीड या ऐसी दवाइयां देकर उनके खाने में मिलाकर, जिससे कि वो दूध जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। किस चीज के लिए, इतनी सारी पॉपुलेशन की डिमांड जो है उसे पूरा करने के लिए, क्योंकि दूध वो लिमिटेड दे पा रही है, लेकिन हमें दूध से कितना कुछ बनाना है, तो ऑब्वियसली हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या रहता है, ऑल्टरनेटिव यूजेस का, ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूजेस का, ठीक है, मतलब ये नहीं तो ये कितने सारे यूजेस है, ठीक है, या फिर डिफरेंट यूजेस का, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर मैंने अगर मैं ले रही हूँ चावल की बात करूँ, तो ठीक है, तो अगर मैं चावल ले रही हूँ, हो सकता है मैंने उस चावल की बिरयानी बेचनी हो सकता है मैंने उस चावल को एज अ कोई आटा बनाकर बेचना हो, तो मतलब एक चावल के भी कितने सारे यूजेस हैं, तो इस वजह से भी उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट यूजेस का भी कारण है डिमांड के बढ़ने या फिर कम होने में, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे रीजंस की जिस वजह से डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोपिंग है। तो अब बात करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड जो है इसका क्या कोई एक्सेप्शंस भी है, क्या ऐसी भी कोई चीजें हैं, ऐसे भी कोई केसेस हैं
जब हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है, जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करता है, तो यस बिल्कुल है। तो अब उन चीजों पर बात करते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो जब अगर एग्जाम में आपके पास आएगा ना, तो ऐसे ही आएगा कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, उसकी अजम्पशंस, और व्हाई डज इट स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, और आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू इट। तो ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको आएगा और इसका आंसर आपको इसी तरह से करना है। क्या करना है, अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ तो अब हम करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करता। तो बिल्कुल हाँ, वो केसेस कौन से हैं उनकी तरफ चलते हैं आप। ठीक है, तो वो केसेस हैं हमारे पास, सबसे पहला है वेबलन गुड्स या फिर आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ये वो गुड्स रहते हैं जिनकी प्राइस जो है ना वो बहुत ज्यादा है, और उसके प्राइस ज्यादा होने की वजह से ही उसकी डिमांड ज्यादा है। जैसे कि सपोज मैं बात कर रही हूँ डायमंड की, या मैं बात करूं गोल्ड की, ठीक है, या मैं बात करूं रोल्स रॉयस कार की, ठीक है, या मैं बात करूं मर्सिडीज की। ठीक है, तो इन सारी चीजों की क्या है, डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनका प्राइस ज्यादा है। लेकिन हमने क्या देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइस अगर ज्यादा होगा तो डिमांड क्या होगी, कम। लेकिन यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ इसकी प्राइस ज्यादा है, इसीलिए इसकी डिमांड भी ज्यादा है। यही अगर इन लाखों करोड़ों की चीज की जो प्राइस है वो सिर्फ कुछ हजारों में आ जाए तो क्या इसकी डिमांड इतनी होगी? नहीं। ये कॉमन सी एक चीज जैसे मार्केट में जो है पूरी कह सकते हैं कि मार्केट में कॉमन चीजों के बीच में ही मिक्स हो जाएगी, इसकी डिमांड ज्यादा नहीं रहेगी। ये चीज ऐसी जो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन या वेबलन गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है क्योंकि उनका प्राइस ज्यादा है। अगर इनके प्राइस में फॉल आया तो क्या होगा, इनकी डिमांड भी जो है वो भी फॉल हो जाएगी, उनकी डिमांड भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारा पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन जो है हमारे पास रहता है दैट इज एनी एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर राइज और फॉल इन द प्राइस। ठीक है, देखो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग राइज या फिर फॉल इन प्राइस। ठीक है, कोई भी फ्यूचर के रिगार्डिंग मुझे मालूम हो गया कि अगर मैं मैगी खरीदने जा रही हूँ कि कल को मेरी मैगी का प्राइस बढ़ रहा है, या फिर मेरे को ये पता चल गया कि मैगी का प्राइस कम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, उसकी डिमांड को अभी के लिए या तो कम कर दूंगी या तो बढ़ा दूंगी। कैसे? अगर मेरे को मालूम हुआ कि फ्यूचर में, ठीक है, अब मैं फ्यूचर का लिख रही हूँ कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो बढ़ेगा, तो आज मैं डिमांड को क्या करूंगी, बढ़ा दूंगी। ठीक है, देखो फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा लेकिन डिमांड को मैंने अभी ही बढ़ा दिया, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। और यही मुझे मालूम हो कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो कम होगा, तो आज के दिन में डिमांड को क्या करूंगी, कम कर दूंगी, और फ्यूचर में ज्यादा डिमांड कर दूंगी, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास रहता है गिवन गुड्स का। ठीक है, तो गिवन गुड्स में क्या होता है कि वो इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं। ठीक है, देखो गिवन गुड्स लिख लो पहले। गिवन गुड्स में ना मैं कुछ ऐसे इंफीरियर गुड्स की बात करूंगी जिनका जो प्राइस है ना, अगर उनका प्राइस कम हो जाए ना तो हम उसकी डिमांड को भी कम कर देते हैं। ठीक है, और अगर उसका प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाए उसकी डिमांड को भी बढ़ा देते हैं। कैसे? देखो ये रियल इनकम के कंसेप्ट से समझो कैसे रहता है। अगर सपोज कोई इंफीरियर गुड है, सपोज बाजरा है मेरे पास, ठीक है, तो ये बाजरा, और बाजरा में क्या हो रहा है कि इसका प्राइस जो है ना ये 10 रुपीज था, अब ये जो मेरा बाजरा है ना इसका प्राइस क्या हो गया है, 2 रुपीज का हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगी कि अब यार ऐसा करती हूँ कि ये जो बाजरा है ना इसको रहने देती हूँ खरीदने के लिए, क्योंकि रियल इनकम मैं कितनी लेके गई थी, 10, और अभी भी मेरे पास 8 रुपीज बच रहे हैं अगर मैं बाजरा खरीदती हूँ 2 रुपए में। तो अब मैं क्या करूंगी, अब इस कंडीशन में मैं क्या करूंगी कि मैं सोचूंगी कि यार बाजरा का प्राइस कम हो गया, ऐसा करती हूँ कि मैं अब वीट खरीद लेती हूँ। क्या खरीदूंगी? वीट खरीद लेती हूँ। और सपोज यहाँ पे वीट का भी प्राइस 10 का ही है और लेकिन मैं बाजरा खा रही हूँ, तो अब मैं क्या करूंगी,
वीट को मैंने खरीद लिया, तो वीट की डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी और जो बाजरा है इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही तो हुआ यहाँ पे, प्राइस कम होने से रियल इनकम बढ़ गई और डिमांड जो है ये कम हो गई। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई हमने पिछले जो पॉइंट्स करे, जो पिछला हमने लॉ करा, उस साइड पे हमने क्यों नहीं करा कि जो प्राइस के कम होने से जो डिमांड है वो बढ़ती है। वहां पे तो हमने यही देखा था ना कि प्राइस के कम होने से रियल इनकम बढ़ जाती है और डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो वहां पे देखा था उसके स्लोप के डाउनवर्ड होने के केस में। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये कुछ एक्सेप्शंस कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये अजम्पशंस ही है फिर। ठीक है, तो उसके अलावा अगर मेरा प्राइस बढ़ जाता है, सपोज ये बाजरा का प्राइस मेरा बढ़ जाता है, तो मेरी वीट की डिमांड, सॉरी जो मेरा वीट है उसकी डिमांड को अब मैं कम कर दूंगी और ये जो मेरा बाजरा है इसी की डिमांड के ऊपर मैं आ रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे से केसेस रहते हैं। ये इन्फीरियर गुड्स में बात करते हैं हम। ठीक है, उसके अलावा लास्ट पॉइंट आपके पास रहता है, गिवन गुड्स कर लिया, ये भी कर लिया। लास्ट पॉइंट हमारे पास रहता है जो हमें बताता है कि क्या और भी कोई एक्सेप्शन है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करता। तो यस, एक और पॉइंट है और वो है इग्नोरेंस। ठीक है, वो क्या है, इग्नोरेंस। देखो लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन इग्नोरेंस में क्या रहता है, कुछ ऐसी गुड्स रहती हैं जिनको हम, अगर उनका प्राइस कम रहता है हम ये मान के चलते हैं इसकी क्वालिटी घटिया होगी। ठीक है, अगर किसी गुड का प्राइस जो है वो कम है, हम ये मान के चलते हैं कि उसकी जो पुअर क्वालिटी का है, ठीक है, उसकी क्वालिटी जो है पुअर है और इसी वजह से हम उसकी डिमांड को नहीं करते हैं और उसकी डिमांड कम रह जाती है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और यही अगर किसी चीज की प्राइस ज्यादा है तो हम ये मानते हैं यार इसका प्राइस तो इसीलिए ज्यादा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी ना, फिर है ना, यही मान के चलते हैं ना हम। तो ये गुड क्वालिटी का होगा तो हम इसकी डिमांड क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन और इन्हीं चीजों में लॉ ऑफ डिमांड जो है हमारा काम नहीं करता। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, थी कौन सी चीजें जो लॉ ऑफ डिमांड के केस में काम नहीं करती हैं। ठीक है, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड जो है जिन केसेस में काम नहीं करता। अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट यानी कि ये जो वर्ड है ना डिटर्मिनेंट, ये बना है डिटरमाइन से। ठीक है, और डिटरमाइन का मतलब होता है टू डिसाइड। ठीक है, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि डिमांड कितनी होगी। ठीक है, तो वो फैक्टर्स कौन से हैं, तो वो फैक्टर्स सेम ही है जो हमने डिमांड फंक्शन में पढ़े थे। फटाफट से डिमांड फंक्शन को रिवाइज कर लो। वो था डिमांड ऑफ एक्स गुड्स, यानी कि डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, है ना, उसी कमोडिटी का प्राइस। ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर कांस्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट, एज वेल एज टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो इन्हीं चीजों को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी आपको मालूम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आपको मालूम है। इसमें हमने दो चीजें करी थी, सब्स्टिट्यूट गुड और एक करा था सब्स्टिट्यूट गुड और एक करा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वो आपको दोनों के दोनों याद होंगे। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी में हमने देखा था प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, उसके अलावा इनकम ऑफ कंज्यूमर में हमने करा था कि इनकम, इसमें ना तीन चीजें रहती हैं, आप फटाफट से देख लो। एक रहता है हमारे पास रियल गुड, ठीक है, एक रहता है इंफीरियर गुड और एक रहता है गिवन गुड्स। ठीक है, तो गिवन गुड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंफीरियर गुड्स होते हैं जो लो क्वालिटी के रहते हैं, जिन्हें हम कम इनकम पर खरीद लेते हैं, लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड हम नहीं बढ़ा देंगे, हम सुपीरियर क्वालिटी के एक अच्छे प्रोडक्ट को जो है खरीदना स्टार्ट कर देंगे, उस चीज की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो इंफीरियर में रहता है। और रियल में रहता है कि वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स जिनको हम कम इनकम होने के कारण कम खरीद रहे थे, कम क्वांटिटी में खरीद रहे थे, लेकिन अब उनको इनकम बढ़ने पर ज्यादा खरीदेंगे। जैसे कि अब मैं बात करूँ कि घी की बात करती हूँ। ठीक है, जो रियल वाला घी रहता है, ठीक है, अगर हमारी इनकम कम है तो मैं उसे कम क्वांटिटी में खरीदूंगी, लेकिन अगर मेरी इनकम ज्यादा हो जाएगी तो मैं उसे ज्यादा क्वांटिटी में खरीदूंगी। इसमें आमंड्स रह रहे हैं, ठीक है, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, और भी ऐसी की ऐसी जो महंगी चीजें रहती है ना वो इसमें रहेंगी। ठीक है, तो ये था हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर के अंदर। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपको मालूम है। ठीक है, इससे भी डिमांड जो है वो बढ़ती या कम होती है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन, अगर फ्यूचर में मेरे को मालूम है कि प्राइस जो है बढ़ जाएगा, अभी डिमांड कम कर, अभी भी जो डिमांड है, अगर मेरे को मालूम है कि फ्यूचर में जो मेरा प्राइस है वो बढ़ जाएगा तो अभी मैं डिमांड बढ़ा दूंगी। और अगर मेरे को मालूम होगा तो कि फ्यूचर में जो है वो प्राइस कम हो जाएगा तो मैं अभी डिमांड को जो है वो कम कर दूंगी।
ठीक है, और फ्यूचर में फिर ज्यादा कर दूंगी ना, तो ये अभी के केसेस में बात कर रही हूँ। उसके अलावा ये सारी जो चीजें रहेंगी ना, ये पहले 5 जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं चाहती हूँ आप ये भी नोट डाउन कर लो कि ये जो पहले 5 पॉइंट्स है ना, सिर्फ ये रहेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या फिर इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स। ठीक है, कि इंडिविजुअल के डिमांड में क्या फैक्टर्स आएंगे, तो ये सिर्फ ये 5 पॉइंट रहेंगे, पहले 5 पॉइंट, कि ये पहले 5 पॉइंट्स रहेंगे इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन ये छठा और सातवां पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, फिर इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स है। ठीक है, लेकिन ये जो छठा और सातवां पॉइंट मतलब कि ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है ना, ये आएंगे मार्केट डिमांड में। किसके है ये, मार्केट डिमांड के। ठीक है, तो अब ये छठा और सातवां क्या कह रहा है हमारे पास, साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो सपोज अगर ऐसा हो रहा है कि मेरी कंज्यूमर का जो साइज है, पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, तो वो बात हो गई साइज की। कंपोजिशन की बात है कि अगर मेरे पास, कंपोजिशन का मतलब है कि कैसे लोग हैं डिमांड करने वाले, क्या वो बच्चे हैं, क्या वो यंग वंस हैं, ठीक है, मतलब अडल्ट हैं, है ना, ये अडल्ट हैं, ठीक है, या फिर वो ओल्ड लोग हैं, है ना। तो चाइल्ड जो होगा वो चॉकलेट्स की डिमांड ज्यादा करेगा कंपैरेटिवली इन दोनों से। जो यंग पीपल होंगे वो डिमांड करेंगे कुछ एनर्जी ड्रिंक्स की, कुछ जूसेस की, ऐसी ऐसी चीजों की, और जो ओल्ड लोग होंगे उनकी डिमांड इन तीनों से डिफरेंट होगी। तो मतलब कॉम्पोजिशन कैसी है मेरी पॉपुलेशन में, वो भी मार्केट डिमांड को फर्क डाल रही है। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, मार्केट की बात कर रहे हैं। उसके अलावा बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की। तो हमें लोअर क्लासेस में आपने देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब रहता है कि पूरी की पूरी जो हमारी कंट्री है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा रिच हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा पुअर है, मतलब जो रिच लोग हैं वो कम ही लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत ज्यादा लोगों के पास बहुत कम पैसा है, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो जो बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है ना, वो क्या करेंगे, लग्जरियस गुड्स की डिमांड करेंगे। ये लोग कम है, ठीक है, कम लोग हैं लेकिन इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो ये लग्जरियस गुड्स की डिमांड करेंगे। तो उस जगह की जो मार्केट डिमांड होगी वो लग्जरियस गुड्स की होगी। एसी चाहिए, कार चाहिए, है ना, हमें रोल्स रॉयस की कार चाहिए, हमें बड़ा बंगला चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो इनकी डिमांड लग्जरियस होगी। लेकिन अगर जो इक्वल ऑफ सॉरी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल है, सपोज दोनों के पास बराबर बराबर है, ठीक है, कि जितने भी लोग हैं चाहे वो, मतलब ये सारी पॉपुलेशन हो गई, अब इसमें सबके पास ये वाले लोग हैं ये वाले भी लोग हैं, दोनों के पास क्या है, इनकम जो है वो बराबर बराबर है, पैसा जो है वो बराबर बराबर है, तो अब ये जो डिमांड करेंगे वो भी बराबर बराबर की ही करेंगे, जैसे नॉर्मल अपने डेली नीड्स के रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा करने की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे मूवमेंट इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड। सबसे पहले मूवमेंट इन डिमांड करते हैं, बाद में शिफ्ट इन डिमांड वाली तरफ चलेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट इन डिमांड में ना दो केसेस रहते हैं, एक होता है कि डिमांड का एक्सटेंशन होना, एक होता है डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन होना। ठीक है, तो एक्सटेंशन जो है उसमें होता है कि डिमांड बढ़ जा रही है, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि डिमांड जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो ये टेबल जो है ना, इसकी मदद से देखो, तो अगर मैं सपोज इस टेबल में ना पॉइंट्स जो है सिर्फ थोड़ों को देखूं, सपोज इन दोनों चीजों को निकाल दूं, ये जो डिमांड शेड्यूल में टेबल करा था सेम है, ठीक है, तो इन दोनों चीजों को मैं निकाल दूं, ठीक है, और अब देखो अगर मैं इस टेबल को फिल करूं, इस कर्व में, इसको कर्व में फिल करूं, तो क्या रहेगा कि जब मेरा प्राइस 20 था तो मेरी डिमांड कितनी थी, 5 की थी, और अब जब मेरा प्राइस 5 हो गया है तो मेरी डिमांड कितने की हो गई है, 20 की। तो क्या हुआ है, डिमांड में एक्सटेंशन आई है, डिमांड में बढ़ावा आया है। कैसे, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है प्राइस के डिक्रीज होने से। ठीक है, डिक्रीज इन प्राइस, ये आपको एक्सटेंशन वाले पॉइंट में लिखना है, मूवमेंट इन डिमांड में एक्सटेंशन वाले पॉइंट में लिखना है, डिक्रीज इन प्राइस लीड्स टू, किसकी तरफ ले जा रहा है, लीड्स टू इंक्रीज इन, या फिर एक्सटेंशन इन, है ना, बढ़ावा हुआ ना, एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, तो पहले क्या था, अब इसको मैं अगर बनाऊं, इन दोनों को जोड़ूं, तो पहले ये मेरा डिमांड कर्व था, ठीक है, यहाँ पे, अब मेरा डिमांड कर्व यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, पहले यहीं पे आके रुक रहा था, अब यहाँ पे आ रहा है। इसको अगर मैं बनाऊं तो देखो क्या हो रहा है, पहले मेरा डी डी, सॉरी, पहले मेरा
डी जो है वो यहाँ पे था, अब मेरा डिमांड कर्व ये हो रहा है। तो ऑलमोस्ट मेरा क्या हुआ, दोनों को पॉइंट्स मान लेते हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। पहले मेरी डिमांड कितनी थी, ए पर, अब मेरी डिमांड बढ़कर कहाँ पर आई है, बी पर। तो ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ये डिमांड का बढ़ना है, ठीक है। ये क्वांटिटी डिमांडेड है ना, ज्यादा प्राइस होने की वजह से डिमांड इतनी सी थी, अब प्राइस कम हो गया है तो डिमांड मेरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जो मेरा डिमांड कर्व है ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गया है। तो ये क्या है, मूवमेंट है, ठीक है। ये क्या है, मूवमेंट है। मूवमेंट में क्या होता है कि चीज जो है वो वहीं पर रहती है, वो जो पॉइंट है वो वहीं पर रहता है, बस मूव करता है, ठीक है। अब इस मूवमेंट में क्या है कि ये मेरा पॉइंट है, यहीं पे रह रहा है, बस मूव करके एक्सटेंड हो गया, नीचे की तरफ आ गया, एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो ये है मूवमेंट। और यही अगर मैं बात करूं इसके कॉन्ट्रैक्शन की, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन में उल्टा हो जाएगा। सपोज देखो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, दोबारा से इस डायग्राम को यहाँ पे फिल करते हैं, ठीक है। तो यही था, ये बात हमने करी अभी तक एक्सटेंशन की। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की। अब अगर डिमांड की मैं सुकड़ने की बात कर रही हूँ तब क्या होगा, ठीक है। तो अब सपोज इन चीजों को चेंज कर देती हूँ, इन पैरामीटर्स को। सपोज पहले मेरा प्राइस जो है वो 5 था और क्वांटिटी डिमांडेड 20 थी। अब मेरा प्राइस जो है वो बढ़कर 20 हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड 5 हो गई है, ठीक है। देखो प्राइस 5 था, क्वांटिटी डिमांडेड 20 थी, प्राइस 20 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 5 हो गई है, ठीक है। ये बी पॉइंट पे पहले मेरी डिमांड थी, अब मेरी सॉरी अब इसको ए बी उल्टा कर लेते हैं। अब ये मेरा ए पॉइंट था और ये मेरा बी पॉइंट बन चुका है। पहले मेरी डिमांड जो थी वो यहाँ पर थी, इस पॉइंट पे, अब मेरी जो डिमांड है वो इस पॉइंट पर आ गई है। तो अब इस कर्व को बना दे, कर्व को अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो वो ऐसा बन रहा है डी डी, ठीक है। तो अब जो मूवमेंट हुई है वो नीचे से ऊपर की तरफ हुई है, तो ये क्या है, मूवमेंट, ठीक है। ये है मूवमेंट। मूवमेंट कैसी है, ये कॉन्ट्रैक्शन की, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और यही अगर ये मूवमेंट जो है मेरी वो नीचे की तरफ आएगी तो ये मूवमेंट रहेगी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की, डिमांड बढ़ने की मूवमेंट थी, अगर नीचे को आ रहा है मेरा एरो, और यही मेरी जो डिमांड है वो कम हो गई है। ये देखो डिमांड यहाँ से यहाँ ये सिकुड़ गई है, ज्यादा थी और ये सिकुड़ गई है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। और यही पहले केस में क्या हुआ था, डिमांड कम थी और वो ज्यादा हो गई थी, बढ़ गई थी, तो वो एक्सटेंशन हो गया, बढ़ावा आ गया उसमें, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। प्राइस में इंक्रीज आने की वजह से लीड्स टू डिक्रीज या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। प्राइस में बढ़ावा आने से जो डिमांड है उसमें कमी आ गई, ठीक है, डिमांड में गिरावट आ गई, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी मूवमेंट। तो अब हम बात करेंगे शिफ्ट इन डिमांड की, ठीक है। डिमांड में शिफ्ट की, पहले मूवमेंट कर ली, ठीक है। मूवमेंट में हमने देखा था कि कर्व एक ही रह रहा है, बस पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, या तो वो एक्सटेंशन हो रहा है या तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वो चीजें देखी, वो थी मूवमेंट, ठीक है। तो एक बात याद रखना, मूवमेंट में क्या होता है कि सिर्फ कर्व के ऊपर, कर्व एक ही रहता है, उसी के ऊपर मूवमेंट होती है, ठीक है, उसी के ऊपर मूवमेंट हो रही है। लेकिन शिफ्ट में क्या होता है, जो कर्व है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। ये दो कंडीशंस याद रखना। तो शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट में दो तरह रहता है, या तो फिर डिमांड इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज इन डिमांड आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड के केसेस देखते हैं। देखो इंक्रीज इन डिमांड में क्या हो सकता है कि प्राइस सेम रह रहा है लेकिन डिमांड जो है वो ज्यादा हो रही है। सपोज ये मेरा कर्व है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये मेरा 5 है, ये मेरा 10 है, इधर भी ये मेरा 5 है, ये मेरा 10 है, ये प्राइस है, ठीक है, और ये मेरा क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। देखो इसमें क्या रहता है कि सेम प्राइस, दो कंडीशंस है इंक्रीज होने की, सेम प्राइस और मोर डिमांड। देखो क्या हुआ, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड ज्यादा हुई। सपोज पहले 5 प्राइस था तो 10 डिमांड थी, देखो 5 का प्राइस था, डिमांड 10 की थी, और 10 का प्राइस था तो डिमांड 5 की थी। ये मान के चलते हैं। तो पहले सपोज मेरा कर्व ये वाला था, ठीक है, ये है मेरा डिमांड कर्व पहले वाला, डी डी। इसको थोड़ा ठीक कर लो, इसमें से दोबारा से बना लेती हूँ इसको, ये मेरा डिमांड कर्व
पहले वाला डिमांड कर्व ये था, ठीक है। सपोज ये मेरी डिमांड पहले चल रही थी, ठीक है, जिसमें क्या था कि जब प्राइस 5 का था तो डिमांड कितनी थी, 10 की थी। तो यही है इसमें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये मेरा डिमांड कर्व था। लेकिन अब क्या हुआ कि प्राइस सेम रह रहा है, ठीक है, सेम ही प्राइस पे जो डिमांड है लेकिन वो बढ़ गई। प्राइस सेम है लेकिन डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 5 के ही प्राइस पे सपोज अब मेरी डिमांड जो है वो कितनी हो गई है, 15 की हो गई है, ठीक है। तो ये जो यहां से ये 10 की डिमांड थी, अब ये कहां पे चली गई है, 15 पे। प्राइस सेम है लेकिन डिमांड बढ़ गई है, तो 5 का प्राइस और ये मेरा बढ़ गया 15 पे, ठीक है। तो अब ये जो मेरा डिमांड कर्व है तो क्या ये यहीं पे रह जाएगा, नहीं। अब ये मेरा डिमांड कर्व जो है वो चेंज होकर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज की बात कर रही हूँ, ऐसे ही इनमें भी चेंज आया होगा, ठीक है। तो ये डिमांड कर्व अब मेरा क्या हो गया है, न्यू बन गया है। तो अब इसमें क्या हुआ है, शिफ्ट आ गया है, ठीक है। अब ये डिमांड कर्व पूरा का पूरा चेंज होकर अपवर्ड की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो ये क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। तो एक तो रीजन इसका ये रह गया, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे क्या बोल रहा है कि मोर प्राइस और सेम डिमांड, ठीक है। पहले हमने क्या देखा कि सेम प्राइस था लेकिन डिमांड बढ़ी थी। अब क्या है कि प्राइस बढ़ गया लेकिन फिर भी डिमांड जो है वो सेम रह रही है, ठीक है। तो इसमें इस केस में क्या होगा, तो पहले वाला सेम टू सेम हम बना लेते हैं कर्व को। ये मेरा कर्व है, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल डिमांड कर्व था पहले वाला, ठीक है। अब प्राइस बढ़ा, देखो प्राइस बढ़ा, अब प्राइस 10 होने पर भी डिमांड क्या है, 10 ही रह रही है, ठीक है। सॉरी, प्राइस पहले 5 था, ठीक है, तो डिमांड 10 का था। लेकिन अब प्राइस बढ़ने पर होना क्या चाहिए था, डिमांड जो है वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन डिमांड जो है वो सेम रह गई, ठीक है। तो 5 की डिमांड पर जो है ये 10 था और 10 पे 5 था। लेकिन अब क्या हुआ, 10 के ऊपर भी डिमांड जो है वो 10 की हो गई, ठीक है। ये वाली 10 की ही हो गई है, ठीक है, ये दिस वन। तो अब ये मेरा डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इधर में। अब भी ये बढ़ गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। ये भी क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये यहां से आपको पता चलेगा कि डिमांड कर्व में शिफ्ट होने के मतलब कि इंक्रीज इन डिमांड होने के दो कारण है, या तो सेम प्राइस पे डिमांड ज्यादा हो गई, या फिर प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड जो है वो सेम रह रही है, ठीक है। मतलब प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सेम प्राइस के ऊपर भी डिमांड बढ़ रही है, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्राइस के डिक्रीज होने पर ही तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो ये कुछ उल्टा हो गया, तो उसकी वजह से ये चीज हो गई और यहाँ पे भी कुछ और चीज हो गई। तो ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि डिक्रीज इन डिमांड कर्व, तो ये हमने डिक्रीज की बात लिखी हुई है ना यहाँ पे। तो अब अगर मैं डिक्रीज की बात करूं, ठीक है, तो डिक्रीज में भी क्या होगा, तो डिक्रीज में भी सेम ही चीजें रहेंगी, बस सब कुछ उल्टा हो जाएगा। कैसे, देखो डिक्रीज में, अब सपोज यहाँ पे मैं डिक्रीज की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो बी वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ, दैट इज डिक्रीज। तो डिक्रीज में क्या होगा, सेम प्राइस लेस डिमांड, ठीक है। एक चीज को याद रख लो, दूसरी आपको खुद से याद हो जाएगी। सेम प्राइस लेस डिमांड, तो सेम प्राइस और लेस डिमांड। तो सपोज 5 का 5 है लेकिन डिमांड अब कम हो गई, 10 से 5 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मोर प्राइस, सॉरी यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे आएगा मोर प्राइस, लेट मी चेक इट, हाँ, लेस प्राइस और सेम डिमांड, ठीक है। जहां जहां पर मोर मोर लिखा था वहां पे लेस लेस कर देना बस, ठीक है। तो लेस प्राइस और सेम डिमांड, तो यहाँ पे भी लेस प्राइस, मतलब सपोज पहले 10 था, अब कम होकर 5 हो गया है, और 10 पे डिमांड जो थी वो 5 की थी, लेकिन तब भी डिमांड जो है वो 5 की रहती है। तो इस केस को अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इसका कर्व बनाकर देखते हैं। सबसे पहले सपोज क्या था, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। 5 और 10, 5 और 10 ले रखा है, ठीक है। 5 10 5 10। पहले केस में कह रहा है कि डिमांड के कम होने का कारण क्या है कि प्राइस सेम है,
ठीक है, लेकिन जो डिमांड है वो कम हो गई। ठीक है, सपोज ऐसा हो रहा था कि प्राइस जो 5 था तो डिमांड 10 की हो रही थी, और जब 10 का प्राइस था तो डिमांड जो है वो मेरी 5 की हो रही थी। ठीक है, लेकिन और ये मेरा डिमांड कब रह रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्राइस सेम है, मतलब प्राइस जो है वो मेरा 5 का 5 ही है, लेकिन डिमांड जो है वो कम हो गई है। 5 की डिमांड 5 का जो प्राइस है उस पर डिमांड कितनी हो गई, 5 की। तो अब ये मेरा नया डिमांड का कहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये मेरा नया डी बन गया। अब ये मेरा नया डी बन गया, और ये जो डिमांड का है उसमें क्या है, शिफ्ट हो गया, और वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब वो लेफ्टवर्ड जो है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये शिफ्ट इन डिमांड जो हुआ है ये दर्शा रहा है डिक्रीज इन डिमांड को। ठीक है, कि डिमांड जो है वो मेरी कम हुई है। ठीक है, और इसमें सेकंड केस मेरे पास रहता है लेस प्राइस। ठीक है, मतलब प्राइस में कमी आई है लेकिन डिमांड जो है वो सेम रह रही है। ठीक है, तो इस वाले को मिटा देते हैं, हम पहले वाले डिमांड कर्व पे आ जाते हैं कि पहले मेरा जो डिमांड कर्व था वो क्या था। तो सपोज ये वाला मेरा डिमांड कर्व था, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें चल रही थी कि जब मेरा प्राइस 10 का था तो डिमांड मेरी 5 की थी, और जब मेरा प्राइस 5 का था तो डिमांड मेरी जो है वो 10 की थी। ठीक है, तो ये वाला मेरा डिमांड कर्व है। लेकिन अब क्या हुआ कि प्राइस जो है उसमें कमी आई है। ठीक है, अब 5 का प्राइस आने पर भी जो डिमांड है वो फिर से 5 ही की रह रही है। ठीक है, तो 5 का प्राइस होने पर भी डिमांड जो है वो 5 की ही रह रही है, जबकि वो 10 पर जानी चाहिए थी। और इसमें भी क्या हुआ था कि सेम प्राइस लेकिन डिमांड कम हो गई थी, तो वो सेम चीज जैसे हमने इंक्रीज वाले में करी थी, तो 5 का भी आने पर भी यही रह रहा है। तो यानी कि ये मेरा अब नया डिमांड कर्व बन गया। तो इसमें भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई डिमांड, ये भी शिफ्ट इन डिमांड हुआ। ठीक है, तो ये था शिफ्ट इन डिमांड, किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन हो, सॉरी, ये डिक्रीज इन डिमांड की वजह से हुआ। ठीक है, तो पहले वाले केस में जब हमने देखा था मूवमेंट, तो मूवमेंट होती है क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जो डिमांड है उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज आने की वजह से। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहता है, कुछ कंडीशंस है उनमें जो है चेंजेस आने की वजह से ऐसा होता है कि शिफ्ट होता है। ठीक है, अब फटाफट से देख लो कि शिफ्ट और मूवमेंट में दोनों में फर्क क्या रह रहा है, उसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू ही बता देती हूँ। फटाफट से देखो क्या रहता है कि ये मेरा कर्व है, सपोज डिमांड कर्व। ठीक है, ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इधर में प्राइस है। ठीक है, और इधर में मेरे पास क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और ये मेरा डिमांड कर्व। ठीक है, ये मेरा डिमांड कर्व है, डी, इट्स माय डी। तो ये मेरा डिमांड कर्व। इसमें अगर एक ही लाइन है, मतलब डिमांड कर्व एक ही रहे, और जो डिमांड है वो या तो कभी बढ़ जाए या तो कभी या तो कभी बढ़ जाए, यहाँ से बढ़ रही है डिमांड, और या तो कभी कम हो जाए। ठीक है, मतलब कि पॉइंट या तो ऊपर की ओर जा सकता है या तो पॉइंट नीचे की ओर आ सकता है। तो एक ही लाइन के ऊपर, एक ही डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट कहीं पर भी जाए। ठीक है, ठीक है, डिमांड कर्व लेकिन एक रहना चाहिए, तो वो क्या है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है, ये ऐसे मूवमेंट, गली तो एक ही है ना, लेकिन उसी में फिर रहे हैं। लेकिन जब क्या होगा, शिफ्ट होगा। शिफ्ट में हमने क्या देखा कि डिमांड या तो ऐसे सेम प्राइस पे डिमांड कम हो रही थी, है ना, तो ये डिमांड कर्व जो है वो नीचे की ओर आ रहा था। और यदि सेम प्राइस के ऊपर डिमांड जो है वो बढ़ रही थी तो डिमांड कर्व मेरा ऊपर की ओर जा रहा था। तो या तो ओरिजिनल गली से, मतलब ये जो मेरा रियल डिमांड कर्व था उससे मैं जो है पिछली वाले में आ जाऊंगी, है ना। यहाँ पे मैंने मूवमेंट में क्या था कि एक ही गली में आगे पीछे घूम रही हूँ, वो क्या था, मूवमेंट। लेकिन अगर मैंने गली चेंज करी तो गली क्या है, शिफ्ट कर रही। ठीक है, तो ये क्या है, शिफ्ट। या तो वो बैकवर्ड हो सकती है या तो वो अपवर्ड हो सकती है, तो ये क्या है, शिफ्ट। और अगर ऐसे ऐसे करके मेरी मूवमेंट रह रही है एक ही गली में तो वो क्या है, मूवमेंट है। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके चैप्टर में ऑलमोस्ट अब कुछ भी नहीं बचा है, इट्स ऑलमोस्ट फिनिश। ठीक है, अगर आपको पूछें कि कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड या कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, तो इसमें आपके पास वही पॉइंट्स रहने वाले हैं कि हो सकता है कि इनकम इंक्रीज हो गई हो, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया हो, तो वही वाली सारी चीजें हैं। आप एक बार बुक में रीड आउट कर लेना, आपको अच्छे से समझ लग जाएंगी। क्योंकि अब अगर मैं दोबारा उन चीजों को रिपीट करूंगी तो कोई सेंस नहीं बन रही है, क्योंकि अच्छे से अब कर ली है। होप आप अपना खुद से उस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लोगे आप। ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है बता देना, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी।
ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप आपको पूरा का पूरा फिनिश होने के बाद ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लग गया होगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर इस सीरीज के साथ, इकोनॉमिक्स के चैप्टर की सीरीज के साथ आप बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।